गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार भाई। सभी लोगों को जल्दी से कमेंट में आ जाओ। और थोड़ी सी क्लास लेट है, 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को। मोनू, जी के सैनी, प्रिया रानी, कमलेश त्रिपाठी, करण सिंह मीणा, गुड इवनिंग भाई। बाकी लोग भी कमेंट में आ जाओ जल्दी से। अनुराग सिंह, नमस्कार भाई। सत्यम, निक्कू, कमेंट। ये ऐप के कमेंट क्यों नहीं आ रहे? हाँ जी। कल कल क्लास नहीं हुआ था। जो हमारा पहला क्लास था वहीं सेकंड क्लास से मैं कंटिन्यू करूंगा आज की क्लास में। ओके। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो फ्री बैच आया था एनवायरमेंट का, उसमें एक क्लास हो चुकी है। आज सेकंड क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको बस इतना बताया था, व्हाट इज एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। पर्यावरण क्या है और इसके घटक क्या है, एक लाइन में समझ लो। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है, एनवायरमेंट है। वो सब कुछ पर्यावरण का भाग है। उसको हमने दो तरीके से कैटेगराइज कर लिया था। एक तो था क्या, उसके बायोटिक फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा क्या था, अबायोटिक कंपोनेंट थे। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें जीवन है, जो जीवित हैं, ठीक है ना, और वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको क्या कहा जाएगा, बायोटिक कहा जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है, उनको अबायोटिक कहा जाएगा। अबायोटिक को भी दो तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया था, अबायोटिक को भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर लिया था। एक कौन सा था, एक तो था वो जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, दैट इज लैंड एरिया, वाटर एरिया, एयर, सनलाइट। ओके। और एक वो जिसका निर्माण किसने किया है, जिसका निर्माण मानव ने किया है। उसके बाद फिर मेन पॉइंट जो था वो चल रहा था हमारा पर्यावरण अवक्रमण, ठीक है ना। पर्यावरण अवक्रमण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से ही आप समझ पा रहे हो, मतलब कि हमारे चारों तरफ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने में जो पृथ्वी को हम जो दर्द पहुंचा रहे हैं ना, बस वही क्या है, वही एक एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है। दर्द इन द सेंस, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के चक्कर में जो हम इफेक्ट डाल रहे हैं नेचर के ऊपर, वही क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। और उसमें एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, वो था वेजिटेशन। और वेजिटेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, वेजिटेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वनस्पतियों के लाभ। उसी को कंटिन्यू करेंगे हम कि अब वनस्पतियों के साथ कैसे डिजास्टर किया जा रहा है, मतलब कि कैसे उनके ऊपर एक तरह से आपदा आ रही है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कैसे वनस्पतियों को लगातार खत्म किया जा रहा है। और अगर ये होगा तो फिर इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, सारी चीजें पहले ही मैं समझा चुका हूं पहली क्लास में। नोट्स कंटिन्यू बनाना अपने, अच्छे से नोट्स बनाओ। और हाँ, पहली बार ऐसा होने वाला है जो कि पेड बैच में भी नहीं करवा पाया, हालांकि धीरे धीरे उस चीज को मैं अप्लाई करूंगा। आज की क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूंगा मैं। उसके तुरंत बाद 15 क्वेश्चंस रेडी हैं, अभी स्लाइड पे हैं क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस भी लगाएंगे हम, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, आर्कटिक ओशियन में वाटर सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, आर्कटिक ओशियन के मेल्ट होने से हमारे क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वहां से फिर आप कंफ्यूज इस बात में न हो कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। सर एनटीपीसी बैच के लिए बेनिफिशियल होगा भाई, देखो मैं हमेशा पहली क्लास में इन सारी चीजों को बता देता हूं, हर क्लास में मैं इन चीजों को इग्नोर करता हूं। डेली के डेली मैं सिलेबस को डिस्कस करूंगा तो पढ़ाऊंगा क्या फिर, आगे बात समझ में। आपको कौन सा एग्जाम देना है आप खुद देखो, आपको जो एग्जाम देना है उसका सिलेबस उठाओ आप, और जो मैंने पहली क्लास में सिलेबस कराया है उस सिलेबस को उठाओ, मैच करो टॉपिक, और जो जो आपके एग्जाम में टॉपिक आ रहे हैं वो क्या उनको आप कंप्लीट कर लो। अब कौन सा एग्जाम दे रहे हो ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट, हर एक के बारे में मुझे जानकारी थोड़ी है। ओके, चलो। तो आप हेडिंग डालो जल्दी से। मैंने अभी आपको बताया मेन टॉपिक क्या है हमारा, मेन टॉपिक है एनवायरमेंट। हाँ भाई, एनवायरमेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको पर्यावरण, इसको कहा जाएगा पर्यावरण अवक्रमण। बराबर है, चलो।
इसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, एक लाइन में दोबारा सुन लो। इसका मतलब क्या होता है, जो भी एसिड्स की फॉर्म में हमारे पास रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स को क्या करना, उन रिसोर्स को हम इफेक्ट कर रहे हैं लगातार। आगे बात समझ में, जैसे माइनिंग, माइनिंग में क्या होता है, हम लगातार कोयले का खनन करते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं हम प्रकृति को, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो वही क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। और इसमें पहला पॉइंट जो था हमारा वो क्या था, वेजिटेशन। अब वेजिटेशन के फायदे तो हम पढ़ चुके हैं, वेजिटेशन कह लो या फिर आप यूं कह लो इसी को फॉरेस्ट, यानी कि आप इसी को क्या कह सकते हो, इसी को कह सकते हो आप वन क्षेत्र। तो वेजिटेशन के साथ डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो आपका आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन। बात क्लियर है, क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का लगातार कटाव हो रहा है। बात क्लियर है, वनों का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे नुकसान क्या होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना जो मैं बता रहा हूं। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा इफेक्ट इसका यह होगा कि कार्बन अमाउंट जो होगा एटमॉस्फेयर में, ये कार्बन अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन अमाउंट विल बी इंक्रीज। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कार्बन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बन की मात्रा जो होगी वो कार्बन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी वायुमंडल में। और जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, या फिर आप यूं कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, समझो इस बात को कैसे होगा। भाई सभी लोगों को पता है कि अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो मान के चलो यहां पे ये कोई एक प्लांट है, ठीक है ना, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो ये प्लांट की लीव्स हो जाएंगी। ओके, तो अब इन प्लांट लीव्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कंडीशन क्या होगी, यहां पे भाई यहां पे कंडीशन सबसे बड़ी ये होगी कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत होगी, CO2 की। तो CO2 को तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे और ये रिलीज किसको करेगा, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन को। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन किसकी फॉर्म में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है किसकी फॉर्म में, तो आपका आंसर होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। अब जब यहां से ये पेड़ ही खत्म कर दिया जाएगा तो इसका मतलब CO2 तो बरकरार होगी, दो समस्याएं आएंगी, O2 का अमाउंट तो कम होगा जबकि CO2 का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये पहला साइड इफेक्ट होगा। दूसरा साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, उसे भी समझ लो ध्यान से। सॉइल इरोजन जो होगा, ये सॉइल इरोजन कम होगा या ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सॉइल इरोजन विल बी हाई, यानी कि मृदा अपर्दन कैसा होगा इससे, तो आपका आंसर होगा मृदा अपर्दन की अगर हम बात करेंगे तो मृदा अपर्दन कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बात को समझो। मृदा अपर्दन कैसे ज्यादा हो जाएगा, ये जो प्लांट है इस प्लांट के रूट्स होंगे। बात क्लियर है, ये प्लांट रूट्स जो होते हैं ये करते क्या है, ध्यान से समझना। इन प्लांट रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो इन रूट्स के बीच में ये क्या करते हैं, सॉइल कैप्चरिंग का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, यहां पे ये सॉइल कैप्चरिंग का काम करते हैं। बात क्लियर है, यहां पे ये सॉइल को सपोर्ट करने का काम करते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं। बात क्लियर है। अब हुआ क्या, ये पेड़ यहां से काटकर खत्म कर दिया गया, पेड़ काटकर यहां से खत्म कर दिया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होगा भाई, सबसे बड़ा ये होगा कि फिर धीरे धीरे ये जो रूट्स हैं ये भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और जब रूट्स यहां के डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो फिर सॉइल जो है अभी कैसी है, ये एक सॉलिड एंड हार्ड सॉइल है अभी तो ये। और जब ये रूट्स यहां से खत्म हो जाएंगे, सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, तो यही सॉइल फिर कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट और लूज हो जाएगी। और फिर यहां से क्या करेगी, धीरे धीरे यहां से ये ट्रांसपोर्ट होना शुरू कर देगी। और इसी सॉइल का ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर होगा सॉइल इरोजन कहलाएगा। इरोजन मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। इसी का यहां से ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर होगा यही कहलाएगा सॉइल इरोजन, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको सॉइल इरोजन इंक्रीज, यानी कि मृदा अपर्दन ज्यादा होगा। बराबर है। तीसरा नुकसान सुनो, यहां पे रेनफॉल हाई होगी या लो होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, रेनफॉल का अमाउंट जो होगा वो डिक्रीज होगा, यानी कि वर्षा होगी कम। ऐसा क्यों होगा, वापस पेड़ पे चलते हैं उसी पे और वहीं से समझते हैं। ओके, इस पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, ट्रांसपिरेशन करेंगी और इन पत्तियों के स्टोमेटा से क्या रिलीज होगा, तो आपका आंसर होगा
वाटर वेपर, जलवाष्प के कणों को धीरे धीरे ये छोड़ेंगी। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर ये प्लांट लगा हुआ है उस एरिया में क्या होगा, जहां प्लांट लगा हुआ है उस एरिया में वाटर वेपर कैसा होगा, कम या ज्यादा, वाटर वेपर होगा ज्यादा। और इसी वाटर वेपर का जब कंडेंसेशन होता है तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने पर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, फिर रेनफॉल होगी। और जब प्लांट ही नहीं है तो वाटर वेपर का अमाउंट कम, और वाटर वेपर का अमाउंट कम तो ट्रांसपिरेशन कम, मतलब ट्रांसपिरेशन कम, वाटर वेपर का अमाउंट कम, और उसके बाद क्या होगा, फिर रेनफॉल जो होगी, रेनफॉल हो जाएगी यहां की डिक्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पे पॉल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा, तो आपका आंसर होगा पॉल्यूशन जो होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि यहां पर प्रदूषण जो होगा बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना बायोडायवर्सिटी का इफेक्ट, मतलब बायोडायवर्सिटी का यहां पे क्या पहलू होगा। तो अगर हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में तो ध्यान से समझना, बायोडायवर्सिटी भी क्या करेगी, तो आपका आंसर होगा बायोडायवर्सिटी भी यहां की डिक्रीज होगी। कैसे होगी डिक्रीज और क्या होती है बायोडायवर्सिटी, इस बात को समझते हैं। भाई मान के चलो ये एक प्लांट लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसी के पास में कोई दूसरा प्लांट लगा हुआ है, यहां पर ये काफी सारे प्लांट लगे हुए हैं। अब इससे क्या होगा, याद रखना, जहां पर हाई वेजिटेशन एरिया होता है उस एरिया में फूड प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। फूड प्रोडक्टिविटी इन द सेंस मतलब कि भोजन की संभावना ज्यादा होती है। तो ये एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर डिफरेंट वैरायटी के यहां पर क्या लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं, मतलब कि विभिन्न प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। तो यहां पे पौधों में खुद अपने आप में डाइवर्सिटी हो गई, और फिर ये क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे आसपास के जानवरों को। तो फिर यहां विभिन्न प्रकार के जानवर भी रहने लग जाएंगे। मतलब कि अब यहां पे क्या है, दो तरीके से यहां पे आपको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के जानवर भी मिलेंगे और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी मिलेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाएगा बायोडायवर्सिटी। जब यहां से प्लांट को खत्म कर दिया जाएगा, ये एक ओपन एरिया हो जाएगा, तो एक तो फूड पॉसिबिलिटी भी कम हुई, दूसरी तरफ क्या होगा, ये माइग्रेट कर जाएंगे, यहां पे रहने वाले जितने भी माइग्रेट कर जाएंगे, यहां पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी जीवधारी होंगे। बात क्लियर है? तो फिर इससे क्या होगा, यहां पे बायोडायवर्सिटी घटी या बढ़ी, तो आपका आंसर क्या होगा, बायोडायवर्सिटी लगातार कैसी हो जाएगी, यहां से घट जाएगी। तो पहला नुकसान बताया मैंने, कार्बन अमाउंट इंक्रीज करना, दूसरा बताया सॉइल इरोजन इंक्रीज करना, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बायोडायवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है यहां तक? क्या ऐसा कोई हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसमें बात करेंगे तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, तो आपका आंसर होगा अमेजन फॉरेस्ट का। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, अमेजन फॉरेस्ट। हिंदी में कहा जाएगा इसको अमेजन वन। समझते हैं अमेजन वन की क्या कंडीशन है। अमेजन वन की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा, ये कहां की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा फाउंड इन साउथ अमेरिका। फाउंड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये कहां पर पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बराबर है, ध्यान से सुनना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से कंट्री में पाए जाते हैं ये, तो आपका आंसर होगा, जैसे आपने कंट्री का नाम सुना होगा इक्वाडोर। आगे अगर हम बात करेंगे तो कंट्री है जैसे पेरू, इक्वाडोर, पेरू। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वोलीविया, और वोलीविया के बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा फिर कोलंबिया। कोलंबिया के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में कंट्री आ जाएगा सूरीनेम। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर इसमें कंट्री आ जाएगा गुयाना। आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर इसमें आ जाएगा फ्रेंच गुयाना, और आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर इसी में आ जाएगा, इसी में कंट्री आ जाएगा ब्राजील। ये इन सभी के सभी कंट्री में ये फैले हुए हैं। बट अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा कहां पर है, तो लगभग इसका 60% जो पार्ट है वो कहां पर है, तो आपका आंसर होगा 60% पार्ट जो है ये है साउथ अमेरिका में। देखो ध्यान से इधर, ये कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया, तो आपका आंसर होगा ये कॉन्टिनेंट हो जाएगा साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां से पूरे के पूरे एरिया में क्या फैले हुए हैं, अमेजन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। इस पूरे के पूरे एरिया में अमेजन के फॉरेस्ट हैं, ठीक। अब यहां हुआ क्या है, ध्यान से समझना।
अमेजन के फॉरेस्ट का ये अमेजन वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा ये किस एरिया में है? तो आपका आंसर होगा फाउंड नियर। ये कहां पर है? तो आपका आंसर होगा फाउंड नियर अमेजन रिवर। आगे बात समझ में, कहां पाए जाते हैं ये? तो आपका आंसर होगा ये पाए जाते हैं भाई अमेजन नदी के क्षेत्र में। ओके, ये कहां है? अमेजन नदी के क्षेत्र में है ये। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अमेजन के जंगल। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो 2 से 3 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से सुनना। अमेजन फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनकी क्या क्या खासियत है, तो ध्यान से समझना। 3 चीजें बता रहा हूं, 3 से 4 चीजें। सबसे पहली बात तो ये काफी हाई डेंस फॉरेस्ट है, इनको वर्षा वन भी कहा जाता है, और ये पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस पूरे के पूरे अर्थ का। बात क्लियर है? यहां पे कैसी लकड़ी पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा हार्ड वुड पाई जाती है, जिसको एक्स ब्रोकन वुड भी कहा जाता है। यानी कि यहां पे 20% ऑक्सीजन का उत्पादन होता है इन वनों द्वारा। यहां पे कठोर लकड़ी के वन पाए जाते हैं। इसी एरिया में जो अमेजन वैली है, अमेजन रिवर जो है, इसमें एनाकोंडा पाया जाता है। और याद रखना सबसे ज्यादा जानवर जो है वो भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हुआ क्या है यहां पे, इस पूरे के पूरे एरिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां पर है? ब्राजील में है। अब ब्राजील का और चाइना का टाई अप हुआ कि हमें सोयाबीन चाहिए। चाइना में सोयाबीन की खेती होती है कम, तो चाइना ने डिमांड की ब्राजील के साथ कि भाई हमें सोयाबीन की जरूरत है। ब्राजील ने टारगेट ये बनाया कि अब हम सोयाबीन का उत्पादन करेंगे, और कैसे करेंगे? तो इन पूरे के पूरे जितने भी यहां पे वन क्षेत्र है, इसको धीरे धीरे काटकर हम क्या करेंगे? यहां पे उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग ब्राजील के आसपास के जितनी भी कंट्री हैं, उन्होंने भी इनका यहां पे डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि 17% वनों को यहां से काट दिया गया, यानी कि वनों को यहां से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और जो बचे थे, इन वनों को खत्म करने के लिए क्या किया गया? कहीं कहीं वनों को काटा गया, और काटने के साथ साथ और क्या किया गया? इनको इनमें आग लगाई गई, छोटी छोटी जगह पर आग लगा दी गई, और वही आग धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। तो यही आग जो थी, यही आग बढ़कर क्या कहलाई? इसी को कहा गया अमेजन फॉरेस्ट फायर। बात क्लियर है? जब इन जंगलों में आग लगी तो इस आग से सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? ध्यान से सुनना। यहां पे जगह जगह ऐसे आग जब लगी ना इनमें, तो जगह जगह स्पॉट बना दिए गए। आगे बात समझ में? अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ? यहां पे सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक ये हुआ जो अब तक हमने पढ़ा था, बायोडायवर्सिटी खत्म हुई यहां की। आगे बात समझ में? और ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन कम हुआ। 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं ये। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े। तो एक तो यहां पे इस वाले एरिया में ऑक्सीजन का उत्पादन कम हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ? यहां पे भयंकर डिफॉरेस्टेशन होने से बायोडायवर्सिटी यहां की खत्म हुई। पॉल्यूशन यहां का इंक्रीज हुआ, और फिर इससे क्या होगा? एसिडिक रेनफॉल का अमाउंट कम होगा या ज्यादा होगा? तो आपका आंसर होगा एसिडिक रेनफॉल का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा। क्या आपको इतनी बात समझ आई? एक बार कमेंट करके मुझे बताओ। अब तक मैंने जो आपको बताया, इससे बनने वाले क्वेश्चन समझ लो। कहां के वनों को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपको अमेजन वन। अमेजन के वन किस देश में पाए जाते हैं? केवल एक देश का नाम पूछा जा रहा है। आप आंसर क्या लगाओगे? आप आंसर लगाओगे तुरंत ब्राजील। ओके, आपका आंसर क्या होगा? ब्राजील होगा। बात क्लियर है? आपसे अगर पूछा जाता है कि अमेजन के वन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 20% पूरे विश्व के ऑक्सीजन का ये उत्पादन करते हैं। बात क्लियर है? अमेजन के जंगलों में आग लगने का कारण क्या है? तो 3 कारण मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला कारण है मानव खुद लगा रहा है। दूसरा कारण है जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, उस टाइम पर जब सूखी पत्तियां जब आपस में रगड़ खाती हैं हवा के कारण, तो फ्रिक्शन से उनमें चिंगारी सी उत्पन्न होती है, और वही फिर धीरे धीरे वही चिंगारी सी जो होती है, मतलब सबसे ज्यादा माना जाता है जो क्या बोलते हैं उसको, पलास। पलास का पौधा जो होता है ना, पलास के पौधे की पत्तियां जो होती हैं, वो पलास के पौधे की पत्तियां रगड़ जब खाती है ना, तो चिंगारी सी उत्पन्न होती है, और वो छोटी मोटी घास को उन्हीं को आग पकड़ लेती है। तो एक ये भी कारण होता है। दूसरा वो सोयाबीन वाला मैंने कारण आपको बताया। ओके, तो ध्यान से समझना। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर साउथ अमेरिका क्यों नहीं सर, ब्राजील क्यों? देखो मैंने क्या पूछा, कंट्री का अगर नाम पूछा जा रहा है तो ब्राजील होगा, क्योंकि साउथ अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। अगर कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा?
तो आपका आंसर होगा साउथ अमेरिका। लेकिन एक कंट्री पूछा जा रहा है तो आपको आंसर क्या लगाना है, ब्राजील, क्योंकि सबसे ज्यादा ये कहां पर है, ब्राजील में है। सेम यही सिचुएशन कहां पर बनी, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर डिग्रेडेशन हुआ है और वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका हुआ है, पॉल्यूशन बढ़ा वहां पे, वहां की डाइवर्सिटी जो थी वो खत्म हुई और वहां के जितने भी जीवधारी थे जंगलों में रहने वाले वो भी खत्म हुए। तो ये दो जगह के मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि यहां पे दो जगह क्या नाम है, सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पर पहुंचते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट है इसी डिग्रेडेशन का क्या, सेकंड पॉइंट है आइस कोलैप्स, आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन। ये बहुत मजेदार है, आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा नहीं होगा पक्का। आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की बर्फ कम होना, आर्कटिक महासागर की बर्फ कम होना या बर्फ पिघलना, जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है यहां पे, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आर्कटिक ओशियन के बारे में ही समझना होगा। तो आप इसी में एक नया हेडिंग डालोगे, आर्कटिक ओशियन, मैं पूरा बताता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। हिंदी में इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है ना, आर्कटिक महासागर। पूरा समझाते हैं इसको, कहां पर कौन सी रेंज है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से कंट्री जो हैं उन्होंने मिलकर आर्कटिक काउंसिल का फॉर्मेशन किया है। ओके, सारी चीजें बताते हैं एक एक करके, बहुत तसल्ली से पढ़ना है और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, पूरी क्लास करो, उसके बाद फिर बताना कि कितना करवाए कितना नहीं कराया है। एक दो नमूने हैं वो कमेंट करेंगे कि ये कुछ नहीं कराते, ये वो, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है अब तक तो मैं समझ नहीं पाया, आगे क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। तो बाकी जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ध्यान से, बहुत तसल्ली से, आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर हम पूरे के पूरे अर्थ की बात करेंगे तो पूरे अर्थ पर कितने ओशियन हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल ओशियन है 5। आगे बात समझ में, सबसे पहला कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है फिर अटलांटिक ओशियन। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। उसके बाद फिर कौन सा आता है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सॉरी अंटार्कटिका ओशियन। उसके बाद आता है फिर आर्कटिक ओशियन। 5 मैंने आपको ओशियन के नाम बताए, उन 5 के 5 ओशियन में सबसे छोटा कौन सा है, तो आपके सामने बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है आर्कटिक ओशियन। बात क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा, अगर आपसे पूछा जाता है डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है पैसिफिक ओशियन, मैरियाना ट्रेंच 11033 मीटर उसकी गहराई। बट अगर आपसे जस्ट अपोजिट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सैलोवेस्ट सी कौन सा है, उथला हुआ महासागर कौन सा है, सबसे कम गहरा, उथला अगर समझ नहीं आता तो दोबारा सुन लो, सबसे कम गहरा कौन सा है। बात क्लियर है, सबसे कम गहरा महासागर जो है वो भी आर्कटिक ओशियन है, वो भी आर्कटिक महासागर है। बात क्लियर है, चलो तो ध्यान से समझना, आर्कटिक ओशियन की अगर हम बात करेंगे तो मैं इसमें लिखूंगा आर्कटिक ओशियन जो है, ये पहला पॉइंट होगा मेरा इसमें, ये स्मॉलेस्ट ओशियन है, यानी कि ये सबसे छोटा महासागर है। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा सबसे छोटा महासागर है, पहला पॉइंट होगा ये। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसकी सैलिनिटी कैसी है, तो इसकी लो सैलिनिटी है इसके अंदर, ठीक है ना, लो सैलिनिटी एंड शैलोएस्ट सी, ओ सॉरी ओशियन, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलेंगे ये कम लवणता के साथ, इसमें कम लवणता तथा उथला महासागर है। बात क्लियर है, कम लवणता तथा उथला महासागर है। इसकी कनेक्टिविटी किस किस के साथ रहती है, तो ये भी समझ लेते हैं। इट कनेक्टेड विद, ये किससे किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कनेक्टेड विद, ठीक है ना। अगर बात पूछी जाती है आपसे पैसिफिक ओशियन की, और फिर आपसे अगर पूछा जाता है अटलांटिक ओशियन, ये दो ही महासागर से जुड़ता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। मैं पूरा मैप बनाकर उससे समझाऊंगा।
ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना। दो महासागरों से जुड़ता है, ये दो महासागरों से किसके द्वारा जुड़ता है, ये भी देखते हैं हम। प्रशांत महासागर से किसके द्वारा जुड़ता है, तो आपका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। आंसर क्या होगा, बेरिंग स्ट्रेट, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो क्या करती है, इसको जोड़ती है किसके साथ, तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर के साथ। और अटलांटिक ओशियन के साथ कौन जोड़ता है, तो तब आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है फ्रेम स्ट्रेट। ठीक है ना, कौन सी जल संधि, तो आपका आंसर होगा फ्रेम स्ट्रेट या फ्रेम जल संधि। तो फाइनली हमें यह बात पता चली कि ये किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, दो महासागरों के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ता है उस चीज को हम लोग अभी क्या करेंगे, मैप बनाकर मैप पर सीखेंगे। ओके, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है, नाम से मतलब निकालो इसका, जल संधि। देखो ध्यान से देखो, मानकर चलो ये कोई एरिया है और ये भी कोई एरिया है, बात क्लियर है। ये दोनों क्या है, ये भी एक लैंड एरिया है और ये भी एक लैंड एरिया है, ये दोनों ही स्थल के भाग हैं। अब मानकर चलो ऐसा हुआ, इन स्थल के भागों की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पानी अलग है, यहां पे कोई और सागर है, यहां पानी कोई और है, यहां पे कोई और सागर है। तो इनके बीच में कनेक्टिविटी का जो काम कर रहा होगा, यानी कि इस वाले एरिया में जो पानी भरा हुआ है, इसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा स्ट्रेट या जल संधि। बात क्लियर है, इसी को कहा जाएगा स्ट्रेट या जल संधि। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस वाले सागर को इस वाले सागर से जोड़ रहा है, ये तो इन दोनों को जोड़ रहा है, बट दो स्थल वाले भागों को अलग कर रहा है। आगे बात समझ में, दो स्थल वाले भागों को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। लैंड को अलग करेगा और वाटर को कनेक्ट करेगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे ही बेरिंग स्ट्रेट और दूसरी कौन सी है, फ्रेम स्ट्रेट है। इसके बीच में कौन कौन से कहां आते हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगला पॉइंट आपको इसमें यह समझना होगा कि अगर हम बात करेंगे आर्कटिक ओशियन की, ध्यान से सुनना, तो आर्कटिक ओशियन जो है ये एक ऐसा महासागर है जो कि पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। बात क्लियर है यहां तक, बर्फ से ढका रहता है। और इसकी बर्फ के कितने फायदे हैं वही बताने के लिए आज क्लास लाइव है। ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है। इसके पीछे कारण क्या है ये भी समझ लो आप। यहां पर केवल देखो, अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो ये वाला इस वाले एरिया में पड़ेगा, यहां पे कौन सा पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा ये पड़ेगा आर्कटिक ओशियन। और नीचे की तरफ कौन सा पड़ेगा, तो तब आपका आंसर होगा अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है ना, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, ये दो ओशियन है। अगर हम बात करेंगे सनलाइट की, तो याद रखना सनलाइट जो है, इतना पता है आपको कि सन 6 मंथ कौन से हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर रहता है, नदर्न में, अगले 6 मंथ सदर्न में। तो सनलाइट यहां पे 6 महीने तक लगातार रहेगी, उसके बाद 6 महीने के लिए गायब हो जाएगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, यहां पे 6-6 महीने की केवल 2 ऋतुएं होती हैं, केवल 2 सीजन होते हैं। एक तो समर होगा और एक कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा विंटर। समर और विंटर। वैसे पूरे अर्थ पर अगर मैं बात करूंगा अदर रीजन की, तो 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी, समर, विंटर, ऑटमन और स्प्रिंग। मतलब कि शरद ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। लेकिन यहां 2 ही होती हैं और ये भी 6-6 महीने की होती है। बात क्लियर है, ध्यान से सुनना। जब शीत ऋतु होगी तो यहां पे क्या होगा, नई बर्फ का निर्माण होगा। और जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो याद रखना लगभग 49% बर्फ जो है यहां की वो पिघल जाती है, बट पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं पिघलती बर्फ जो है। मतलब कि 51% जो है यहां पे बर्फ हमेशा ही रहती है। बात क्लियर है, 51% बर्फ जो है वो हमेशा यहां पे रहती ही रहती है। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, ये एक बर्फीला, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां पे पानी तो है नहीं, ये किसके ढका रहता है, ये बर्फ से ढका रहता है। बात क्लियर है यहां तक। और इसके बाद फिर मैंने आपको आगे क्या बताया कि यहां पे 6 महीने की केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं, 4 ऋतुएं नहीं होती हैं। आप यूं भी कह सकते हो नदर्न पोल इसी का पार्ट है, इसी के नदर पोल वाले रीजन में स्थित है ये। यहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। आप इस बात को यूं भी कह सकते हो। और ऐसा किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी अर्थ एग्जैक्ट ये ऐसे ना होकर 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है। अगर हमारी अर्थ टिल्टेड नहीं होती, पृथ्वी का 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव नहीं होता,
तो सनलाइट डायरेक्ट इंसिडेंट होती तो ना तो यहां बर्फ मिलती ना यहां मिलती, हमारे यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ और ही होती। एक मतलब पूरे के पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा इंसुलेशन होता, टेम्परेचर ज्यादा होता, और पॉसिबिलिटी है कि इतनी ज्यादा लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती। ओके चलो, तो ध्यान से सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्कटिक। उथला महासागर कौन सा है? हिंदी बोलो। उथला महासागर कौन सा है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? आर्कटिक। और अगर आपसे पूछा जा रहा है सबसे कम शलाइन वाटर किस में है? आर्कटिक में है। और कनेक्ट किस किस के साथ होता है? प्रशांत महासागर के साथ और अटलांटिक महासागर के साथ। किसके द्वारा? तो आपका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि के द्वारा। बात क्लियर है? यहां तक समझ आया? कमेंट करो जल्दी से। बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, यहां से अब आगे बढ़ते हैं और इसका मैप बना रहा हूं मैं। उस मैप को बहुत ध्यान से देखना और अपनी कॉपी पे बनाने की कोशिश करना। मैं चाहता तो डिजिटल बोर्ड है, एक मैप यहां पे जूम कर देता कि भाई यहां पे ये स्थित है, यहां पे ये स्थित है, बट मैं कह रहा हूं आपसे बनाने की आदत डालो यार। मैं भी तो बना रहा हूं, आप भी सीखो, मैंने भी तो कभी ना कभी सीखा होगा। ओके देखो अब ध्यान से, यहां पे मैप पे प्रैक्टिस मतलब इसको बनाते हैं और उस पर देखते हैं कि कहां पे क्या है ये। देखो एक सेकंड बस, मैं इसको बना दूं फिर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे हम। अभी तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा जो मैं जिस टाइप से बना रहा हूं। देखो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है अभी हमें। ये वाला रीजन कौन सा है? तो आपका आंसर होगा इस वाले रीजन को कहा जाएगा अलास्का। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला रीजन कौन सा होगा? अलास्का। बढ़िया। यहां की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा इसको कहा जाएगा रशिया। ये कौन सा हो गया? रूस। बराबर है, अलास्का और रूस। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना, यहां पे कौन सा सागर है? तो आपका आंसर होगा यहां पे जो सागर है इसका नाम है चुक्की सागर। इसका नाम क्या है? चुक्की सागर। और यहां जो सागर है इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा इसी कहा जाता है बेरिंग सी। इसको क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है बेरिंग सी, बेरिंग सागर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पे अब इनके बीच में कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा? तो यहां पे इनके बीच में ये ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, ये कनेक्टिविटी है इनके बीच में या नहीं है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल है सर। रसिया और अलास्का अलग हुए, जबकि चुक्की सागर और बेरिंग सागर क्या हुए? ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो इसी ग्रीन वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? इसी ग्रीन वाले पार्ट को कहा जाएगा क्या? तो आपका आंसर होगा इसको कहा जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। इसी को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। बात क्लियर है? इसको क्या कहा जाएगा? बेरिंग स्ट्रेट कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा इसको बेरिंग जल संधि। इसको क्या कहा जाएगा? बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट। समझ आया? चलो, ये पूरा का पूरा इधर रसिया है, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट है। बात क्लियर है? और यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे पड़ेगा सबसे पहले, ये हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो यहीं पे नॉर्वे के बाद फिर आगे यहां पे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। नॉर्वे है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो स्वीडन है, स्वीडन के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो फिनलैंड है। ठीक है ना? इस टाइप से पढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? मैं केवल ग्रीन लिख रहा हूं, मतलब कि ग्रीनलैंड है। ओके, तो आगे अगर हम बात करेंगे, ग्रीनलैंड वाला पार्ट ये हो गया। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर मैं बात करूंगा इस वाले रीजन की, अगर मैं बात करूंगा आपसे इस वाले रीजन की, तो ऊपर तो ये आर्कटिक ओशियन वाला पार्ट हो गया। यहां पे बेरेंट सी पर मैं सी के नाम और लिख देता हूं। यहां कौन सा सागर है? तो आपका आंसर होगा यहां पर है बेरेंट सी, बेरेंट सागर। और ऊपर जाएंगे तो कौन सा सागर पड़ता है? तो आपका आंसर होगा काराशी, कारा सागर। और आगे की अगर हम बात करेंगे तो एक यहां पे पड़ेगा लैप्टेव सी, लैप्टेव सागर। और ऊपर पहुंच जाएंगे तो यहां पड़ेगा कौन सा? तो आपका आंसर होगा यहां पड़ेगा साइबेरियन सी। कौन सा सी पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा साइबेरियन सी। इसके बाद फिर चुक्की सी है ही है, और यहां पे कौन सा पड़ता है?
तो आपका आंसर होगा, यहां पे पड़ता है ब्यूफोर्ट सी। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये तो अलास्का हो गया, अलास्का के नीचे यहां पे कौन सा कंट्री पड़ता है? तो आपका आंसर होगा, यहां पड़ता है कनाडा। यहां पे क्या पड़ता है? कनाडा, या हिंदी में क्या बोलोगे? कनाडा। बात क्लियर है यहां तक? फाइनली अब हमें यहां से क्या पता चल रहा है, पहले ध्यान से सुनो, समझो, क्वेश्चन निकालो, घूम मत जाना, घूमने नहीं दूंगा, मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है भाई? सिंपल सी बात है, जब ये सब बनाया तो समझा के भी जाऊंगा। और नॉर्थ पोल कहां है? नॉर्थ पोल है ये ऐसा क्यों बनाया है, मेरी बात को समझो। यहां पे देखो, मानकर चलो ये है, इसे मान लेते हैं अर्थ है। ये अर्थ पे जो इसका कैप दिख रहा है ना, ये है आर्कटिक ओशियन। हमने क्या किया है, इसको यूं कर दिया है, हम इस वाले पोर्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बात समझ में? इसलिए ऐसा बना है। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर कौन सा ओशियन है? तो आपका आंसर होगा, यहां पर है अटलांटिक ओशियन। यहां पर क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशियन। और ये वाला कौन सा ओशियन है यहां पे? पैसिफिक ओशियन। मतलब कि अटलांटिक और पैसिफिक ये दोनों जुड़ रहे हैं किसके साथ? आर्कटिक के साथ। बात बराबर है यहां तक? ये दोनों किसके साथ जुड़ रहे हैं? आर्कटिक के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी रीजन में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसी रीजन में बात करता हूं तो देखो ध्यान से सुनना, अभी मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है? यहां से, सॉरी एक सेकेंड, अभी फड़कने दो इसको, एक मिनट, दोबारा बताते हैं। ये वाला जो आर्कटिक ओशियन है ना, इस आर्कटिक ओशियन की अगर हम बात करेंगे तो इस आर्कटिक ओशियन का जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा, इस वाले अगर पार्ट की मैं बात करूंगा तो ये वाला पार्ट जो है आर्कटिक ओशियन का, यहां पे क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस पूरे के पूरे एरिया में क्या है? यहां पे ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ से बर्फ है। यहां पे ये पूरा का पूरा एरिया जो है, यहां पे क्या है? बर्फ ही बर्फ है, इस पूरे के पूरे एरिया में। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इस पूरे एरिया में क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ओके, क्वेश्चन निकालते हैं हम यहां से कैसे बनते हैं। आपसे कोई भी एक स्टेट के बारे में पूछ ले, बेरिंग स्टेट किस किस को जोड़ रहा है, किस किस को अलग कर रहा है, आपके सामने है, ठीक है ना? आपसे अगर यह पूछ ले कि कोई भी इनमें से एक सागर का नाम दे दिया, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे। जैसे मानकर चलो एक पूछ लेता है, सबसे ज्यादा येलो सी किसका पार्ट है, किस ओशियन का पार्ट है। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कारा सागर जो है, काला नहीं कारा, ब्लैक सी अलग है, KARA लिखा हुआ है मैंने, इनमें से कोई भी एक अगर आपसे सी का नाम पूछा जाता है, आप तुरंत आंसर क्या करोगे? मानकर चलो आपसे पूछ लिया कि ब्यूफोर्ट सी जो है वो किसका पार्ट है, चुक्की सी किसका पार्ट है, कारा सी किसका पार्ट है, बेरेंट सी किसका पार्ट है, लैपटेप सी किसका पार्ट है? सबके आंसर एक ही होंगे, आर्कटिक ओशियन। क्या एक्चुअल में ही ये सागर हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? ये यहां पे पूरे के पूरे एरिया में बर्फ जमी हुई है, ये पूरी तरह से एक कंप्लीट सी नहीं है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्कटिक ओशियन की कनेक्टिविटी किस किस के साथ रहती है, तो आपका आंसर क्या होगा? भाई आर्कटिक ओशियन की जो कनेक्टिविटी रहती है ना, वो रहती है पैसिफिक ओशियन के साथ, और किसके साथ? तो आपका आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशियन के साथ रहती है। बराबर है? आगे दो चीजें सिखाने वाला हूं मैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियनिक रिज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियनिक बेसिन। पहले बताओ पूरा समझ आ रहा है या नहीं? पढ़ते चलो, मैंने क्या कहा था, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, क्वेश्चन भी लगाएंगे। इससे ज्यादा और क्या एफर्ट्स हो सकते हैं वो मुझे बता देना, मैं भी उसको फॉलो कर लूंगा। यहां तक तो बात क्लियर है ना? आराम से हंसते रहो, बस उल्टे सीधे कमेंट नहीं, बकवास वाले कमेंट नहीं। पढ़ने का टाइम मतलब पढ़ने का टाइम। ओके, चलो, दो चीजें हमें समझनी होंगी अब आगे डिस्कशन करने के लिए। ओके, चलो, एक मीनिंग आपने सुना होगा रिज, एक वर्ड होता है रिज, हिंदी में कहा जाता है इसको कटक। और एक वर्ड आपने सुना होगा कॉन्टिनेंटल बेसिन, सॉरी ओशनिक बेसिन। इन दोनों का मीनिंग क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, फिर मजेदार क्वेश्चन यहीं से निकालेंगे हम। और ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, इनको देख के घबराना नहीं है, सीखना है हमें। बस एक ही बात सीखा, सुना, समझा करो, अपने आप में इस बात को एनालाइज किया करो कि अच्छा ये भी था, ठीक है, कारासी था, मुझे पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला है। इस चीज को इस वे में लोगे तो ज्यादा ठीक है। घबरा जाओगे कि अरे सर हमारे एग्जाम में ऐसे थोड़ी आता है, तो खत्म है, फिर कुछ नहीं नया सीख पाओगे। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपका मानना क्या है? आप तो महान हो, बहुत बहुत कुछ कुछ मानते होगे आप अंदर ही अंदर। चलो खैर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिज?
बहुत सिंपल है, एक फिगर में समझा देंगे आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, किसी भी ओशियन का हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उठाया और उस पे हमने इस टाइप से देखा उसको। ये तो गलत तरीके से देख रहे थे हम, देखो ध्यान से। ये भाई साहब लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं खजूर के, और यहां से शुरू हो गया एक सैंडी बीच। सैंडी बीच इन द सेंस पुलिन तट, यहां लोग घूम रहे हैं बीच पे। इसकी एक ही आंख बनी है, चलो दो हो गई। अब यहां से अब क्या हुआ, ऐसे होगा ये, यहां से नीचे महासागर ये शुरू हो रहा है। एक सेकंड ध्यान से सुनना, ये है कंडीशन, और यहां भरा हुआ ये पानी। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या भरा हुआ है, पानी। और इसी वाले भाग में यहां पे क्या आ गया, कनाडा को खत्म करो यहां से। इसी वाले भाग में यहां पे क्या है, तो ध्यान से समझना, यहां पे ये इस टाइप से, ये क्या है, ये कंडीशन है। यहां पे थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ये, एक सेकेंड। बस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस, कटक का मतलब क्या होगा, ये कटक है। आगे बात समझ में। बेसिन का मतलब क्या होगा, यहां से आगे का क्षेत्र क्या होगा, इसी को बेसिन कहा जाएगा। मतलब जहां प्रॉपर, मतलब एक डीप पार्ट ऑफ ओशियन जो होता है, जहां पानी भरा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटक, तो आपका आंसर होगा अ माउंटेन रेंज विच इज लोकेटेड इन ओशियन। एक ऐसी पर्वत श्रेणी जो कहां पर स्थित हो, ऐसी पर्वत श्रेणी जो कि कहां पर स्थित हो, ऐसी पर्वत श्रेणी जो कि स्थित हो कहां पे, महासागरों के अंदर, उसी को क्या कहा जाएगा, कटक। एग्जाम्पल क्या होगा, चागोस रिज, इंडियन ओशियन, ठीक है ना। चागोस लक्का डिवारिस, इंडियन ओशियन, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री रिज, मिड अटलांटिक रिज, तो इसका मतलब क्या होता है, रिज या कटक का, एक ऐसा पहाड़ जो कि कहां पर स्थित है, एक ऐसा पहाड़ जो कि स्थित है कहां पे, महासागर में। एक ऐसा पहाड़ जो कि महासागर में स्थित है, उसी को क्या कहा जाएगा, कटक कहा जाएगा। और जहां से प्रॉपर ओशियनिक डीप पार्ट शुरू हो जाएगा, उसको कहा जाएगा बेसिन। बेसिन मतलब कि यहां पानी भरा हुआ है, और कटक मतलब कि यहां पे पहाड़ है। अब मैं कोई भी वर्ड बोर्ड पे लिखूंगा, अगर उसके आगे लिखता हूं मैं कटक, ठीक है ना, अगर मैं उसके आगे कटक लिखता हूं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका मतलब कटक का क्या है। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये एक पहाड़ है, यानी कि ये एक क्या है, ये महासागर के अंदर स्थित एक पहाड़ है। बात क्लियर है यहां तक, चलो। हाँ जी, अब देखो यहां पे कौन कौन से कटक हैं, ये बहुत काम का है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, इसी वजह से मैं उठा रहा हूं। पहले ये बताओ कटक और बेसिन का मतलब समझ आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। थोड़ा सा मैं यहां पे रफ करूंगा इसको, क्योंकि जगह का अभाव रहेगा। हाँ भाई, कमेंट करते रहो लगातार, जिससे मुझे पता चलता रहे कि हाँ जनता जगी हुई है। ये सी हटा देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और भी तो बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्समर आइलैंड। इसको क्या कहा जाता है, एल्समर आइलैंड या एल्समर द्वीप, बराबर है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ये रसिया का साइबेरिया वाला एरिया है। यहां अगर मैं बात करूंगा तो इस आइलैंड का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस आइलैंड का नाम है न्यू साइबेरियन। इसका नाम क्या है, न्यू साइबेरियन आइलैंड। ये दो द्वीप का नाम बताया मैंने कौन कौन से, एक तो एल्समर और दूसरा क्या बताया मैंने, न्यू साइबेरियन आइलैंड।
बहुत ध्यान से समझना और बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। इनके बीच में यहां पे एक रिज की शुरुआत होती है। इनके बीच में यहां पे क्या है? एक रिज है। ओके, इनके बीच में यहां पे क्या है? एक रिज है, एक कटक है। और इस रिज की अगर मैं बात करूंगा तो इस रिज का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस रिज का नाम है लोमोनोसोव। लोमोनोसोव रिज, इसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा लोमोनोसोव रिज है, लोमोनोसोव कटक है। तो समझ में आ गया? मतलब कि ये क्या है? यहां पर स्थित एक पहाड़ हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा यहां पर स्थित एक पहाड़ हो जाएगा। बेसिन का मतलब होता है जहां से पानी प्रॉपर नीचे की स्ट्रक्चर कम होकर, ठीक है ना, जहां पानी की गहराई शुरू हो जाए, आप यूं समझ लो, बेसिन का मतलब ये होता है। ओके, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या नाम लिखा हुआ है यहां पे? मैंने नाम लिखा हुआ है कौन सा? तो आपका आंसर होगा, मैंने नाम लिखा हुआ है लोमोनोसोव रिज। मैंने नाम लिखा हुआ है लोमोनोसोव रिज, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको, हिंदी में कहा जाएगा इसको लोमोनोसोव कटक। इसको क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर होगा लोमोनोसोव कटक कहा जाएगा इसको। बस यही समझना होगा, इसी से पूरा खेल शुरू होगा। मेरे भाइयों ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस कटक की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है ये है लगभग 18,000 किलोमीटर। बात क्लियर है? इसकी लंबाई कितनी है? 18,000 किलोमीटर है। कमेंट करके बताओ कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, कहां शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। ये कमेंट काफी छोटे होके देखना यूट्यूब वाले। हाँ जी, ये कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ। और मैंने पहले ही बोला था कि टॉपिक ऐसा है कि दिमाग घुमाना नहीं है। लास्ट में जब क्वेश्चन आएंगे ना तो अपने आप टिक करते चले जाओगे। कहां से शुरू हो रहा है, ये कहां खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ। अबे रसिया रसिया नहीं लेके आना कि रसिया टू कहां। इसकी कनेक्टिविटी बताओ कहां से कहां तक है। अभी सिंपल है, एल्समर से लेकर कहां तक है? न्यू साइबेरियन। लिख देता हूं मैं एल्समर टू न्यू साइबेरियन। एल्समर टू न्यू साइबेरियन आइलैंड। बात क्लियर है? ये इसकी एक्सटेंशन हो गया। इस आर्कटिक ओशियन का जो बेसिन होगा ये करता क्या है? तो ध्यान से समझना, इस आर्कटिक ओशियन को डिवाइड कर देता है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाएगा भाई? ये तो इधर पूरा का पूरा क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो इस ऊपर वाले भाग को इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अमरेशियन बेसिन। इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अमरेशियन बेसिन कहा जाता है इसको। ठीक, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है यूरेशियन बेसिन। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूरेशियन बेसिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्कटिक महासागर के क्षेत्र को या फिर आर्कटिक महासागर को, ठीक है ना, तो आप ध्यान से समझना, आर्कटिक महासागर को कौन अलग करता है, कौन डिवाइड करता है, ठीक है ना, कौन अलग या डिवाइड करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? लोमोनोसोव रिज इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से में? तो आपका आंसर होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट डिवाइड द आर्कटिक रीजन। इट डिवाइड द आर्कटिक रीजन। बात क्लियर है? इट डिवाइड द आर्कटिक रीजन। ये क्या करता है? तो आपका आंसर होगा ये आर्कटिक क्षेत्र को, ध्यान से सुनना, ये क्या करता है? ये आर्कटिक क्षेत्र को विभाजित करता है। लंबी क्लास ले लूं आज 2-3 घंटे की। आर्कटिक क्षेत्र को क्या करता है? विभाजित करता है। परमाफ्रॉस्ट भी पढ़ाएंगे आज की क्लास में। टोटल नई नई चीजें पढ़ लो आज, चाहे 3 घंटे की क्लास लो या जितनी देर की। मैं आज फ्री हूं, कल थोड़ा कम फ्री रहूंगा, तो कल तो फिक्स 1.5 घंटे की ही क्लास ले पाऊंगा। आज फ्री हूं, आज लंबी क्लास ले सकता हूं। आर्कटिक क्षेत्र को डिवाइड कर रहा है ये कौन कौन से क्षेत्र में? तो आपका आंसर होगा, एक तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो है अमरेशियन, एक तो अमरेशियन बेसिन, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है यूरेशियन बेसिन।
दो क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। एक तो अमरीशियन बेसिन और दूसरा कौन सा होगा, यूरेशियन बेसिन। बराबर है, दो क्षेत्र में इसने विभाजित कर दिया। किसने, लोमोनोसोव कटक ने। बराबर है यहां तक। चलो सर, अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोमोनोसोव कटक जो है वो कहां स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा। लोमोनोसोव कटक जो है वो कहां स्थित है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्कटिक ओशियन में स्थित है। आर्कटिक ओशियन को कौन सा कटक विभाजित करता है, तो आपके सामने आंसर होगा। इसकी लेंथ कितनी है मैंने वो भी बताया, और इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये भी मैंने आपको समझाया। बात क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसी प्रकार के कौन कौन से कटक यहां पर स्थित हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार के कौन कौन से कटक इस वाले क्षेत्र में स्थित हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से कटक इस वाले एरिया में और हैं, और जब कटक समझ में आ जाएंगे ना, तब फिर आपको समझ आएगा कि यहां पे वाटर का सर्कुलेशन कैसे होता है, पानी किधर से किधर जाएगा। ओके, देखो ध्यान से। इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे दो कटक और पड़ेंगे। एक कटक तो देखो यहां पड़ेगा ऐसे, और एक कटक यहां पे होगा ऐसे। ये दो कटक और पड़ेंगे, ठीक। ध्यान से सुनो, इनके नाम क्या क्या है। इसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है अल्फा रिज। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अल्फा। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैंडलीव रिज। इसका नाम क्या है, मैंडलीव रिज। बात क्लियर है ना। इसका नाम क्या है, मैंडलीव रिज। और फिर इसके बाद यहां भी एक और रिज है, ठीक है। ये एक जगह आपको सारे रिज लिखने हैं। यहां पे एक और रिज है, और इस रिज की अगर हम बात करेंगे तो इस रिज का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इस रिज का नाम है गैक्केल या गक्कल, जो भी पढ़ो आप। ये है गक्कल रिज। ये इतने कटक हैं। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनके बीच में क्या है यहां पे, तो आपका आंसर होगा, इसको कहा जाता है एमंडसेन बेसिन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एमंडसेन बेसिन। एमंडसेन बेसिन स्थित है। तो फाइनली मैंने आपको यह बताया कि यहां पे आर्कटिक ओशियन में कौन कौन से रिज या कटक स्थित हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक बार में एक जगह लिख लेते हैं इनको। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, पॉइंट लिख रहा हूं मैं, देयर आर फॉलोइंग रिज। देयर आर फॉलोइंग रिज located in आर्कटिक रीजन, या लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन या आर्कटिक ओशियन। ध्यान से सुनना, आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में निम्नलिखित कटक हैं। आर्कटिक क्षेत्र में निम्नलिखित कटक हैं। ओके, निम्नलिखित कटक हैं। कौन कौन से हैं, एक जगह नाम लिख लेते हैं। पहले मैंने कौन सा बताया आपको, तो आपका आंसर होगा लोमोनोसोव। लोमोनोसोव कटक है एक तो यहां पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा कटक है यहां पे, तो आपका आंसर होगा अल्फा कटक है यहां पे। और अल्फा कटक के बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन सा कटक है, तो आपका आंसर होगा यहां पे है एक गैक्केल कटक है यहां पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फिर अगला कटक कौन सा है यहां पे, तो आपका आंसर होगा, कटक का नाम है मैंडलीव कटक। ओके, मैंडलीव कटक। बात क्लियर है यहां तक। ये इतने कटक यहां पे स्थित हैं। बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। मैप पर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, चलो अब ध्यान से समझना। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला कटक वाला रीजन हमारे समझ आ गया, लोकेशन भी हमें समझ आ गई, कौन कौन से सी हैं कौन कौन से सागर हैं इसमें। ओके, अब एक बात समझना, परमाफ्रॉस्ट के बारे में और समझाता हूं मैं आपको। ओके, तो ध्यान से समझना। एक पॉइंट और समझाते हैं इसी में, वो पॉइंट होगा परमाफ्रॉस्ट। पहले ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि समझ आया। किसी का कोई डाउट यहां तक तो मैं आंसर दे दूं। हाँ जी, बढ़िया।
सर मेरा बिहार दरोगा का मुख्य एग्जाम है 1 अक्टूबर को, उसमें कृषि और उसके प्रकार रोग वगैरह ये सब करवा देना सवाल है। मैं देख लूंगा नेक्स्ट क्या नाम है, अगर एनवायरमेंट में जहां कहीं भी जरूरी होगा तो करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और अच्छा लगता है। ठीक है, एक कमेंट कर रहा है आई डोंट नो सर, मतलब आई डोंट नो, NO वाला लिखा है, KNOW होता तो मुझे भी समझ आता। हाँ भाई, नाम याद करने में समस्या है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। नाम याद करने के तो पूरा खेल ही है भाई, सब जीएस में और है क्या नाम याद करने में। ठीक है, अच्छा ये बताओ कुछ नया सुनने को मिला, कुछ नया सुनने को मिला? अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे मुख्य रिज कौन सी है आर्कटिक ओशियन की, तो आंसर क्या बताओगे? आंसर क्या बताना है आपको? लोमोनोसोव रिज। लंबाई कितनी है सर? 18,000 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है। आगे बात समझ में कितनी है? 18,000 किलोमीटर के समथिंग अबाउट है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि लोकेशन समझ नहीं आई, लोकेशन आपको इस वजह से समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने दूसरा पोर्शन लिया हुआ है। समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला तो अलास्का वाला क्षेत्र है, यानी कि अलास्का के ऊपर का भाग, ये रूस के ऊपर का भाग है, ठीक है ना, और ये वाला कनाडा वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना, ये कनाडा के ऊपर का भाग है, ये इन सब के ऊपर है, इन सब का नॉर्थ पार्ट है। बात क्लियर है? इन सब का क्या है? नॉर्थ पार्ट है। सर स्टैटिक जीके का न्यू बैच कब आएगा? जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ऐप पे पढ़ा हुआ है, क्लास करो मजे से वहां पे, ठीक है ना। सर लोमोनोसोव की हाइट कितनी है? मेरे भाई इसकी हाइट जो है वो लगभग समथिंग अबाउट 3700 मतलब 3700 के समथिंग अबाउट है, 3700 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ओके, सब कुछ न्यू है हमारे लिए, वेरी गुड, फिर तो और आपको खुश हो जाना चाहिए, नया मिल रहा है ना सीखने को, कहीं से भी मिल रहा है, किससे मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ओके चलो, अब देखो एक नया वर्ड सीखते हैं यहां पे, पहले इसमें सिखाते हैं वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है। ध्यान से समझना, इसमें एक पॉइंट सिखाते हैं वाटर सर्कुलेशन। आर्कटिक महासागर में वाटर सर्कुलेशन होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा, यानी कि पानी का सर्कुलेशन का मतलब क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन, पानी का संचालन, समझ नहीं आ रहा? वाटर सर्कुलेशन, ठीक है ना, वाटर सर्कुलेशन इन आर्कटिक, क्या कर दिया यार, वाटर सर्कुलेशन, पानी प्रवाह बोल सकते हैं, पानी का प्रवाह, वाटर सर्कुलेशन, ठीक है। वाटर सर्कुलेशन कैसे होगा? मेरे एक नया पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने सुना है ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन? मैंने ओशिनोग्राफी में पढ़ाया था, जिन लोगों ने स्पेशल बैच में होंगे उनको पता होगा। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होता है इसी को कहा जाता है डेंसिटी करंट। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है डेंसिटी करंट, यानी कि इन्हीं को कहा जाता है क्या? घनत्व तरंग। इनको क्या कहा जाता है? घनत्व तरंग। कैसे प्रोड्यूस होती हैं इस बात को समझना। करंट इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि सर्कुलेशन होगा, बात क्लियर है? यहां पे क्या होगा? सर्कुलेशन होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझना। एक बात बताओ, दो जगह का पानी है यहां पे, सोच समझकर बताना। ये कोई भी स्थान A है, ये कोई भी स्थान B है, और यहां पे पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, बराबर है। चलो अब सोच समझकर एक बात बताना, जो B स्थान पर पानी भरा हुआ था यहां पर सैलिनिटी कैसी थी? यहां पर सैलिनिटी थी थोड़ी सी ज्यादा। तो अब मुझे बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, घनत्व किसका ज्यादा होगा, बी का या ए का? बताओ जल्दी से, घनत्व किसका ज्यादा होगा, बी का या ए का? शिव प्रताप सिंह इतने कमेंट नहीं करते, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच बताने के लिए। ओके, यहां डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की या ए की? बी की ज्यादा होगी। जब बी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर इससे होगा क्या? ध्यान से सुनना, यहां का पानी जो होगा वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा, नीचे की तरफ आएगा, हाँ या ना? वाटर श्रिंकिंग होगी, यहां पे पानी नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा अपने आप, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। आप सीधी भाषा में यूं कह लो, जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा तो पुश करेगा इस वाले पानी को, तो ये पानी इधर की तरफ जाना शुरू कर देगा। जबकि यहां का पानी क्या था?
जब यहां पानी नीचे आ गया तो ये वाला पानी किधर जाएगा, ये वाला पानी इधर जाएगा, तो एक सर्कुलेशन बन गया इस टाइप से। आगे बात समझ में, इसी को कहा जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। या फिर ये समझ में कम आ रहा है तो सीधा सीधा एक लाइन में यू यहां पे याद रखो कि वाटर का सर्कुलेशन किधर से किधर हो रहा है। ऐसी कंडीशन में वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया या हाई सैलिनिटी एरिया टू लो सैलिनिटी एरिया। मतलब कि पानी, ज्यादा खारा पानी किधर जाएगा, अधिक खारे पानी की तरफ जा रहा है। मेरी बात को सुनना, ज्यादा खारा पानी किधर जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, अधिक खारे पानी की तरफ जा रहा है। कहां, सरफेस पे नहीं, नीचे की तरफ। आगे बात समझ में, नीचे ग्राउंड की बात कर रहा हूं, जबकि यहां पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि हल्का पानी तो ज्यादा ऊपर रहेगा। आगे बात समझ में, हल्का पानी जो है तो ये ऊपर रहेगा, जबकि ये भारी पानी तो नीचे हो गया, तो यहां तो पानी ऐसे जाएगा। नॉर्मल जो फ्लो होता है उसमें और थर्मोहेलाइन में ये डिफरेंस है। दोबारा सुनो, ये दो स्थान थे, इधर वाले की सैलिनिटी कम थी तो ये ऊंचा रहेगा, इसकी सैलिनिटी ज्यादा हुई तो ये थोड़ा नीचा हो गया, तो पानी बहुत बड़ी मात्रा में इधर आ रहा है, यहां बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब ये पानी नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा तो क्या करेगा, पुश करेगा, तो जब नीचे बैठेगा तो नीचे बैठने के बाद क्या करेगा, फिर ये इधर जाएगा, एक सर्कुलेशन बन जाता है। इसी को कहा जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। दो बातें याद रखनी है, पानी अगर स्वच्छ है तो डेंसिटी कम है, मतलब उथला है, ऊपर रहेगा। पानी की डेंसिटी ज्यादा हुई, सैलिनिटी ज्यादा हुई, पानी नीचे की तरफ रहेगा। अब यहां वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे वाटर सर्कुलेशन की, तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी। एक बात बताओ, अगर हम बात करेंगे आर्कटिक ओशियन की, बहुत सोच समझकर जवाब देना। अगर मैं आपसे बात करता हूं आर्कटिक ओशियन की, तो आर्कटिक ओशियन का वाटर कैसा है, सलाइन है या फ्रेश है। सैलिनिटी इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अटलांटिक और आर्कटिक में और पैसिफिक और आर्कटिक में। तो सैलिनिटी किसकी कम है, आर्कटिक की कम है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे ये वाटर कैसा है, तो आपका आंसर होगा ये वाटर है लेस सलाइन। अरे हिंदी में भी लिखूंगा मैं, आर्कटिक की लवणता कैसी है, ध्यान से समझना। आर्कटिक की लवणता कैसी है, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक की जो लवणता है वो कैसी है, कम है। आर्कटिक महासागर की लवणता कैसी है, कम है। बात को सुनना समझना, बात क्लियर है। अब वहीं पे अगर मैं बात करता हूं पैसिफिक की, तो पैसिफिक और अटलांटिक की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। पैसिफिक और अटलांटिक की लवणता कैसी है, ज्यादा है। इनकी लवणता कैसी है, ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले पानी किधर से किधर चलेगा, एक को ले लेते हैं, पैसिफिक और आर्कटिक में कंपेयर करते हैं। बताओ पानी आर्कटिक की तरफ आएगा या आर्कटिक से जाएगा। इसको हटाओ, अटलांटिक पे समझो। हाँ भाई, आर्कटिक महासागर का पानी पहले अटलांटिक में आएगा या अटलांटिक का उधर जाएगा, बस मुझे ये बताओ। वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा, आर्कटिक टू अटलांटिक या अटलांटिक टू आर्कटिक, जल्दी बताओ, कमेंट फास्ट। वाटर किधर जाएगा भाई, देखो ध्यान से सुनो, मैं लिखकर समझा रहा हूं अब इस पॉइंट को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना। आर्कटिक की लवणता कम है, पानी कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा पानी हल्का, पानी हल्का होगा। ध्यान से सुनना, और जब पानी हल्का होगा तो ये किधर जाएगा, तो आपका आंसर होगा पानी जब हल्का होगा यहां से और इसकी लवणता ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। पानी हल्का होता है और ये किधर जाता है, तो आपका आंसर होगा ये जाता है अटलांटिक की तरफ, अटलांटिक महासागर की ओर। ये कहां जाता है, तो आपका आंसर होगा ये अटलांटिक महासागर की ओर, अटलांटिक महासागर की ओर जाएगा। शुरू में वाटर क्या होगा, अटलांटिक महासागर की ओर जाएगा। बात क्लियर है। अब ये पानी कैसा था, तो ध्यान से समझना, हल्का और ठंडा था। बिल्कुल आप यूं समझ लो, यहां से पानी ने जाना शुरू किया किधर की तरफ, अटलांटिक की तरफ। यहां पे मैंने क्या मान लिया, आर्कटिक, और यहां मैंने क्या मान लिया, आपका आंसर क्या होगा, अटलांटिक। अब पानी क्या कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। बात क्लियर है। अब यहां पे तो टेम्परेचर काफी कम है और यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। बात क्लियर है। अब जैसे जैसे पानी इधर की तरफ आएगा तो सैलिनिटी धीरे धीरे सलाइन वाटर में मिक्स होने लगेगा। तो अब ये फिर अटलांटिक ओशियन क्या करेगा, इधर से सर्कुलेशन इधर भी करेगा। क्यों, ऊपर तो ठंडा पानी है और नीचे कैसा होगा, ठंडा पानी जिसकी लवणता कैसी है, जिसकी लवणता है कम।
बात क्लियर है। और नीचे से थोड़ा सा गर्म ताप वाला जल जो होगा, गर्म और लवणता ज्यादा वाला जो पानी होगा, वो किधर जा रहा होगा? वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये एक सर्कुलेशन होगा। ईमानदारी से बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी। हाँ भाई, यहां तक बात क्लियर है? अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझना। पहले आर्कटिक से पानी इधर आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। पहले आर्कटिक से इधर आएगा। अब वाटर यहां से पता है कैसे मूव करता है? इस पॉइंट को और समझ लो। आर्कटिक का पानी जो होगा ना, आर्कटिक का पानी जो होगा वो इधर साइड से इधर की तरफ आएगा सबसे पहले, इस क्षेत्र से ऐसे। किस जल संधि के द्वारा होकर? तो आपका आंसर होगा फ्रेम स्टेट के द्वारा होकर। ये आर्कटिक का पानी इधर की तरफ आ रहा है। बदले में क्या होगा? अटलांटिक भी इसको थोड़ा सा गर्म पानी पहुंचाएगा, ठीक है ना। और वो गर्म पानी कैसे पहुंचाएगा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर से भी पानी आएगा इस टाइप से, यूं। ये प्रशांत महासागर का पानी है और ये इधर भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, पूरे के पूरे इस वाले भाग में ऐसे फैल जाएगा, ठीक। और यहां से पानी जो होगा वो इधर जाएगा ऐसे, इस पूरे के पूरे बेसिन वाले भाग में ऐसे पानी फैल जाएगा ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है किस किस के बीच? तो आपका आंसर होगा आर्कटिक महासागर और किसके बीच? अटलांटिक महासागर के बीच। बात क्लियर है? आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में क्या हो रहा है? वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है। और वाटर का सर्कुलेशन किससे होकर हो रहा है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच वाटर का सर्कुलेशन किस जल संधि के द्वारा होता है? आप जल्दी से कमेंट करो, किस जल संधि के द्वारा होता है? बताओ जल्दी से। आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में वाटर का सर्कुलेशन किस स्ट्रेट के द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट करके स्ट्रेट का नाम बताओ मुझे। जल्दी से कमेंट करके स्टेट का नाम बताओ, किस स्टेट के द्वारा होता है? ये मेन क्वेश्चन है। अगर सारे लोग करेक्ट आंसर दे देते हो ना, कसम से मेहनत वसूल हो जाएगी फिर। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ? फ्रेम स्ट्रेट। इसको रिवाइज करते जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा? फ्रेम स्ट्रेट। एक बात बताओ, आर्कटिक महासागर से, ध्यान से सुनना, आर्कटिक महासागर के जल का अटलांटिक महासागर के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन का आंसर दो। आर्कटिक महासागर के जल का अटलांटिक महासागर के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ जल्दी। आर्कटिक महासागर के जल का अटलांटिक महासागर के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, क्या प्रभाव पड़ेगा? अब टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? बस ये बताओ, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा ये बताओ बस मुझे। टेम्परेचर कैसा होगा? अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। आर्कटिक महासागर में तो पूरे में बर्फ जमी हुई है ना। आर्कटिक महासागर में क्या है? इसमें तो पूरी बर्फ जमी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे नदियां बह रही हैं। ये पानी का जो सर्कुलेशन बताया मैंने, ये थोड़ा बहुत वाटर का सर्कुलेशन होता है, बट यहां से जैसे जैसे वाटर मेल्ट होता है ना, वो इधर की तरफ ज्यादा आएगा। आगे बात समझ में? सर्कुलेशन किधर ज्यादा होगा? आर्कटिक का पानी इधर ज्यादा आएगा, इधर कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर बर्फ ही बर्फ है। आगे बात समझ में? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आर्कटिक महासागर की जब बर्फ पिघलेगी तो उस बर्फ के पिघलने से क्या अटलांटिक महासागर पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जल्दी से। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलेगी तो क्या आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलने का अटलांटिक महासागर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बताओ, अटलांटिक महासागर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हां या ना? हाँ भाई, प्रभाव पड़ेगा।
बिल्कुल पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? ठंड बढ़ेगी या गर्मी? जैसे पूछ रहा हूं आंसर दो वैसे ही। ठंड बढ़ेगी या गर्मी बढ़ेगी? क्यों जी? ठंड बढ़ेगी या गर्मी बढ़ेगी? ठंड बढ़ेगी साहब। कहां ठंड बढ़ेगी? कंट्री का नाम बताओ। ये क्या है? ग्रीनलैंड। ये क्या है? नॉर्वे। ये स्वीडन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कनाडा। तो इन क्षेत्रों में ध्यान से सुनो, क्वेश्चनों के आंसर आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। इन क्षेत्रों में क्या होगा? इन क्षेत्रों में ठंड, विंटर सीजन में टेम्परेचर और ज्यादा कैसा हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब टेम्परेचर डाउन तो रेनफॉल कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ जल्दी से, आप खुद आंसर दो इसके। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो रेनफॉल कम होगी या ज्यादा होगी? रेनफॉल कम होगी या ज्यादा होगी? यूट्यूब वालों मस्त कमेंट आ रहे हैं तुम्हारे, एकदम बेहतरीन से। तबीयत खुश कर दी तुम्हारी, अब 1 घंटे और पढ़ा के जाऊंगा। रेनफॉल कैसी होगी? आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलने से यहां पे रेनफॉल कैसी होगी? घटेगी या बढ़ेगी? बताओ जल्दी से। रेनफॉल कम होगी या ज्यादा? रेनफॉल भाई साहब कम हो जाएगी। जितनी होती थी ना थोड़ी बहुत, वो भी कम हो जाएगी। टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो गया। समझ रहे हो ना? टेम्परेचर कैसा हो गया? और ज्यादा डाउन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या फिर बंदरगाहों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या बंदरगाहों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या बंदरगाहों पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ भाई, क्या यहां के बंदरगाहों पर प्रभाव पड़ेगा? बंदरगाह ज्यादा खुले रहेंगे या कम? बताओ। बंदरगाह ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे? हाँ भाई, बंदरगाह कम खुले रहेंगे या ज्यादा? तो आपका आंसर क्या होगा? बंदरगाह जो होंगे वो ज्यादा खुले रहेंगे या कम? कम खुले रहेंगे, ठीक है ना। बंदरगाह जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे? कम खुले रहेंगे। बात क्लियर है? ये दूसरा प्रभाव हो गया, ठीक। चलो, ये तो एक ही पॉइंट मैंने समझाया है कि आर्कटिक महासागर की अगर बर्फ पिघलेगी तो इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा इस पे, अटलांटिक ओशियन पे। बात बराबर है? हाँ भाई, आगे बताएं। एक पॉइंट और समझो। अब यहां पे है क्या, इसके आसपास वाला जो ये क्षेत्र है यहां पे, अब भाई टेम्परेचर डाउन है तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या होगा? जब टेम्परेचर डाउन है तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या होगा? यहां पे जमीन जो है ना, उस जमीन में मिट्टी जम जाती है। जमीन जो है उस जमीन की मिट्टी जम जाती है इस आर्कटिक महासागर के आसपास वाले क्षेत्र में। आगे बात समझ में? तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, जो ये जमीन जम जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट। बस एक लाइन समझ लो, परमाफ्रॉस्ट। आगे फिर बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो अगर हम बात करेंगे परमाफ्रॉस्ट की तो ध्यान से समझना, परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है फ्रोजन ग्राउंड। फ्रोजन ग्राउंड इन द सेंस, यानी कि मिट्टी यहां पे जितनी भी है, मिट्टी का क्या होना? मिट्टी का जमना। पानी का नहीं, मिट्टी का जमना। बर्फ की तरह मिट्टी जो है यहां पे कैसी हो जाती है? जम जाती है। और मिट्टी जमकर कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है। और इसके अंदर बर्फ भी होती है। बर्फ और मिट्टी मिक्स होकर जम जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि परमाफ्रॉस्ट कहां पर होंगे? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड या सराउंडिंग या नियर आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन ये कहां पर मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा ये मिलते हैं आर्कटिक महासागर के। ये कहां मिलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्कटिक महासागर के आसपास मिलते हैं। ये कहां मिलते हैं? ये आर्कटिक महासागर के आसपास। इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो आपका आंसर होगा, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि ये है सॉइल की लेयर, ये है यहां की जमीन। इस जमीन के नीचे यहां पे ये बड़े बड़े बर्फ जैसी संरचना के भाग है। यहां पे ये क्या है? ये बर्फ जमी हुई है। इसी को क्या कहा जाएगा? परमाफ्रॉस्ट। और ऐसा माना जाता है कि इसने अपने आप में क्या एब्जॉर्ब कर रखा है? कार्बन।
परमाफ्रॉस्ट ने क्या एब्जॉर्ब कर रखा है? तो आपका आंसर होगा इसने अपने आसपास के क्षेत्र का कार्बन जो है वो एब्जॉर्ब कर रखा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी यहां पे मरेंगे, बात क्लियर है, जितने भी यहां पे मरेंगे उनके मरने से क्या होगा? उनके मरने से टेम्परेचर तो यहां का डाउन है, तो बॉडी का डिके नहीं होगा, बॉडी का डिके नहीं होगा तो कार्बन रिलीज नहीं होगा। एक बार जो दब गया वो ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। आगे बात समझ में? एक बार जो यहां पे दब गया वो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। तो यहां पे क्या है? कार्बन एब्जॉर्ब कर रखा है परमाफ्रॉस्ट ने। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट, तो आंसर क्या होगा? फ्रोजन ग्राउंड। क्या? सॉइल या वाटर? सॉइल। क्या जमता है यहां पे? मिट्टी जमती है, ठीक है, मिट्टी में थोड़ी बहुत बर्फ होती है। परमाफ्रॉस्ट का फायदा क्या है? इट एब्जॉर्ब कार्बन अमाउंट, ये कार्बन को एब्जॉर्ब कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? अब एक बात बताओ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी लोगों को पता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या इफेक्ट होगा? तो आपका आंसर होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग परमाफ्रॉस्ट आर मेल्टेड कंटिन्यूअसली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? परमाफ्रॉस्ट जो है वो लगातार पिघल रहे हैं। और जब परमाफ्रॉस्ट लगातार पिघलेगा तो इससे नुकसान क्या होगा? मानकर चलो यहां पे एक आपने रोड बना रखा है और नीचे की बर्फ पिघल गई तो रोड टूट जाएगा। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इसमें? एग्जाम्पल लेंगे हम रसिया। रसिया की अगर हम बात करेंगे तो रशिया की एक नदी है जिसका नाम है अंबरनाया नदी। मैं लिख रहा हूं यहां पे नदी का नाम क्या था? अंबरनाया नदी। तो जो ये अंबरनाया नदी है इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस नदी में तेल का रिसाव हो गया। कैसे हुआ? ध्यान से समझना। अगर हम बात करेंगे तो नोरिल्स्क करके एक जगह पड़ती है रूस में, नोरिल्स्क करके जगह पड़ती है, वहां पे एक उसका ऑयल का प्लांट लगा हुआ था और प्लांट का जो पिलर था वो परमाफ्रॉस्ट के ऊपर था। ग्लोबल वार्मिंग से नीचे की बर्फ पिघल गई, पिलर जो था वो नीचे की तरफ धंस गया। इससे क्या हुआ? वहां पे 20,000 टन का डीजल का एक टैंक जो था वो फैल गया। और जब वो फैला तो उसका पानी कहां चला गया? तो आपका आंसर होगा अंबरनाया नदी में चला गया। तो जो अंबरनाया नदी में तेल का रिसाव हुआ वो किसकी वजह से हुआ? परमाफ्रॉस्ट की वजह से हुआ। क्यों? पहले तो जमीन जमी हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब यहां का टेम्परेचर बढ़ा तो जमीन क्या कर गई? खिसक गई, कोलैप्स कर गया यहां का पूरा पार्ट जो था। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनो भाई साहब, जब आर्कटिक ओशियन पिघलेगा या परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो दोनों एक साथ ही तो पिघलेंगे क्योंकि एरिया तो एक ही है। तो हम एक लाइन में यहां लिख सकते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ, ध्यान से समझना, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग परमाफ्रॉस्ट एंड आर्कटिक ओशियन मेल्टिंग कंटिन्यूअसली। ग्लोबल वार्मिंग के कारण परमाफ्रॉस्ट और आर्कटिक ओशियन लगातार पिघल रहे हैं और जब ये लगातार पिघलेंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा? ध्यान से समझना, इसका प्रभाव क्या होगा वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। इनके पिघलने का प्रभाव क्या होगा वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट क्या था हमारा? पॉइंट ये था कि परमाफ्रॉस्ट एंड और क्या? आर्कटिक ओशियन। परमाफ्रॉस्ट और आर्कटिक ओशियन जो है वो ये लगातार क्या कर रहे हैं? ये दोनों लगातार ये इनकी बर्फ जो है ये पिघल रही है। इनकी बर्फ के पिघलने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला नुकसान ये होगा, यहां पे ध्यान से सुनना, कि एक बात बताओ, कार्बन इमिशन कम होगा या ज्यादा होगा? कमेंट करो। कार्बन इमिशन ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल कमेंट देख पा रहा हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जल्दी से ये बताओ, कार्बन का जो यहां पे इमिशन होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ। तो पहला प्रभाव क्या होगा आर्कटिक ओशियन और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का? हिंदी में लिखूंगा मैं पॉइंट, कार्बन का उत्सर्जन कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो घटेगी या बढ़ेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे करके और ज्यादा होने लगेगी। बात क्लियर है? चलो दूसरा पॉइंट, जब यहां से लगातार बर्फ पिघलेगी, ठीक है ना, तो लगातार बर्फ के पिघलने से क्या होगा? लगातार पिघलने से बर्फ के से क्या होगा? सी लेवल यानी कि पानी का स्तर घटेगा या बढ़ेगा? पानी का स्तर बढ़ेगा। समुद्र स्तर कैसा होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्र का जो स्तर होगा वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा? छोटे छोटे द्वीप जो होंगे वो क्या करेंगे? छोटे छोटे द्वीप जो होंगे वो डूबना शुरू हो जाएंगे, यानी कि द्वीप डूबना शुरू। एक तो यहां के द्वीप जो है वो डूबना शुरू कर देंगे और इस आसपास वाले क्षेत्र में बाढ़ आने की भी संभावना कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। बहुत से बंदरगाह जो होंगे वो बंदरगाह भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ये इसका दूसरा प्रभाव है।
अगला पॉइंट होगा कि क्या यहां के एयर सर्कुलेशन पर इफेक्ट होगा, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। यहां पे जल धारा जो होती है, ये जल धारा भी क्या होंगी, जल धारा प्रभावित होंगी। आगे बात समझ में, जल धारा क्या होंगी, प्रभावित होंगी। और कौन सी जल धारा प्रभावित हो रही है आर्कटिक महासागर से, तो आपने जल धारा का नाम सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम। ये तीन प्रभाव हो गए आर्कटिक महासागर और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से। अगले पॉइंट में एक और पॉइंट बताते हैं आपको। देखो, बर्फ क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आगे बात समझ में, इसी को क्या कहा जाता है, अल्बिडो ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अब जब बर्फ ही नहीं रहेगी तो फिर वहां पर इंसोलेशन कम होगा या ज्यादा, सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा या ज्यादा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो फिर इससे क्या होगा, हीट वेव ओरिजिनेट होंगे। तो हीट वेव जब ओरिजिनेट होंगे तो फिर इससे उस क्षेत्र की जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा और उस क्षेत्र की फिर कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे किसका ओरिजिन होगा, तो आपका आंसर होगा यहां पर हीट वेव का ओरिजिनेशन होगा। ठीक है ना, यहां पे हीट वेव बनेंगी जिससे वहां की जलवायु, ये जलवायु और किसको प्रभावित करेगा, तो जलवायु और कृषि को भी प्रभावित करेंगे। आगे बात समझ में, जलवायु और कृषि को भी क्या करेंगे, ये प्रभावित करेंगे। बराबर है यहां तक? इतने नुकसान हैं आर्कटिक महासागर के पिघलने से। मतलब कि आर्कटिक महासागर अगर पिघलता है तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक कंट्री या पर्टिकुलर एक रीजन पे या पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट पे इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर ही पड़ेगा, क्योंकि जब आर्कटिक पिघल रहा है तो फिर अंटार्कटिक कौन सा कम पड़ेगा, वो भी पिघलना शुरू कर देगा। दोनों पिघल जाएंगे तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा का पूरा पानी जो होगा वो सी लेवल को बढ़ा देगा। एक समय ऐसा आएगा सी लेवल बढ़ेगा, उसके बाद में फिर डिजास्टर शुरू हो जाएगा। हवाओं पे भी प्रभाव पड़ेगा, जलवायु पे भी प्रभाव पड़ेगा, वर्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान से समझना। अगला पॉइंट होगा इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सी लेवल हो गया, जलधारा हो गई, गल्फ स्ट्रीम हो गई, हीट वेव हो गई, इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब सबके सब क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा तो इसके लिए फिर क्या होना चाहिए, जब इन सब क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर इसके लिए कोई ना कोई कम्युनिटी तो बनानी चाहिए, कम्युनिटी नहीं कोई भी कमेटी तो बननी चाहिए। तो इस पर सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई वो बनाई गई 1996 में। 1996 में स्थापना की गई किसकी, तो आपका आंसर होगा आर्कटिक काउंसिल की। आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई कब, 1996 में। और सदस्य देश कौन कौन से रखे गए इसके, तो आपका आंसर होगा 8 सदस्य देश रखे गए। कौन कौन से सदस्य थे, 8, तो आपका आंसर होगा, इन सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो ये 8 सदस्य कौन कौन से थे, तो आपका आंसर होगा 8 सदस्यों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे 8 सदस्यों में एक तो कनाडा, कनाडा के बाद अगर हम बात करेंगे तो रूस, कनाडा हो गया, रूस हो गया, अलास्का हो गया, अलास्का के बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्वे है, नॉर्वे के बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद अगर हम बात करेंगे तो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो स्वीडन है, स्वीडन के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिनलैंड है। ठीक है ना, कितने हो गए टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सदस्यों ने मिलकर क्या बनाया, आर्कटिक काउंसिल। आगे अगर हम बात करेंगे तो 2007 में क्या किया, 2007 में भारत ने अपना एक दल भेजा था यहां पे। ठीक है ना, भारत ने एक दल भेजा 2007 में। और भारत ने जब यहां पर अपना दल भेजा कि हम भी रिसर्च करेंगे, तो भारत ने क्या किया, 2008 में नॉर्वे से क्या किया, नॉर्वे से एक द्वीप लिया, नॉर्वे के द्वीप, कौन सा, स्वेलबॉर्ड, नॉर्वे के द्वीप स्वेलबॉर्ड द्वीप पर क्या किया भारत ने, तो आपका आंसर होगा यहां पर भारत ने हिमाद्री नाम से, ठीक है ना, किस नाम से, हिमाद्री नाम से, हिमाद्री स्टेशन, एक रिसर्च स्टेशन जो है भारत ने यहां पर स्थापित कर दिया। और ये किस से लिया, तो आपका आंसर होगा नॉर्वे से। भारत ने नॉर्वे से इस एक लीज पर स्वेलबॉर्ड आइलैंड का पार्ट लेकर उस पर हिमाद्री नाम से अपना एक क्या शुरुआत कर दी, अपने एक स्टेशन की शुरुआत कर दी। हम भी आपकी हेल्प करेंगे कि अगर आर्कटिक ओशियन पिघलता है तो इसके पिघलने से क्या क्या यहां पर इफेक्ट होगा, इस रिसर्च में हम भी आपकी मदद करेंगे। बात क्लियर है? इसके साथ साथ सरकार ने फिर क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पर फिर क्या किया जाने लगा, इसको और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए 2009 से 8 जून को मनाया जाने लगा क्या, तो आपका आंसर होगा ओशियन डे। ठीक है ना, 8 जून को क्या मनाया जाने लगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 8 जून को मनाया जाने लगा वर्ल्ड ओशियन डे। ओके,
क्या मनाया जाने लगा? तो आपका आंसर होगा 8 जून से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वर्ल्ड ओशियन डे। यहां पे मनाया जाने लगा क्या? तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड ओशियन डे। यहां पे मनाया जाने लगा क्या? विश्व महासागर दिवस। और आगे अगर हम बात करेंगे, विश्व महासागर दिवस जो है 2020 वाला, इसकी थीम क्या थी? तो 2020 वाले की थीम क्या थी? तो आपका आंसर होगा 2020 वाला जो मनाया गया था, इसकी का हालवा। अच्छा, भोजपुरी चलेगी। 2020 वाला जो मनाया गया, आप बताओ इसकी थीम क्या थी? मैं तो बता ही दूंगा। हाँ भाई, 8 जून को जो ये मनाया गया वर्ल्ड ओशियन डे, इसकी थीम क्या थी? पहला कब मनाया गया? 2009 में। ठीक, पहला 2009 में बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? बताओ मुझे। करंट अफेयर तो बहुत पढ़ रहे हो आप आजकल। हाँ भाई, बताओ। मैं ही बता दूं? लिख लो, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। इसकी फुल फॉर्म, सॉरी, इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल सस्टेनेबल ओशियन। ये इसकी क्या थी? थीम थी। टॉपिक कैसा रहा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें से आने वाले क्वेश्चंस हैं वो अभी देखेंगे 2 मिनट में। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, महासागर, अगर आर्कटिक महासागर जो है, अगर ये पिघल जाता है तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा। और बताऊं, इसमें एक पॉइंट और समझ लो, एविडेंस क्या है किसके? इसके पिघलने के। हमें कैसे पता चला कि एविडेंस ऑफ आइस मेल्टिंग? हमें कैसे पता चला कि भाई साहब बर्फ पिघल रही है? तो ध्यान से समझना, हमें इसलिए पता चला, सबसे पहली बात, क्यों? क्योंकि आर्कटिक कैसा होने लगा? आर्कटिक लुक एज, या आर्कटिक अपीयर एज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का दिखाई देने लगा है आर्कटिक। और कितने परसेंट? 29.4%। 29% भाग हरा दिखाई दे रहा है। लोगों ने सोचा यार हरा क्यों दिखाई दे रहा है ये? तो इसका कारण पता चला, क्योंकि बर्फ पिघलने के कारण यहां पर लाइकेन जो है वो बढ़ रहे हैं लगातार। और कैसे पता चला भाई साहब? हमें हमें ऐसे पता चला कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर कैसा हो रहा है? लगातार डाउन हो रहा है। यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर कैसा हुआ? तो आपका आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का टेम्परेचर डाउन हो गया। तीसरा कारण कैसे पता चला? नासा का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है इक्वा। इक्वा सैटेलाइट जो है ना, इक्वा सैटेलाइट से भी इस बात का पता चला है कि ये लगातार पिघल रहा है। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिलहाल में आर्कटिक ओशियन में लाइकिन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? लाइकिन अभी बढ़ेंगे। ओके, लाइकिन क्या होगा? बढ़ेंगे भाई साहब। एक छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया, कौन सी रिज कहां पर है, आर्कटिक ओशियन क्या है, कैसे है, क्या है। आप पूरा का पूरा ध्यान से समझना मेरी बात को, पूरा का पूरा आप अच्छे से समझ सकते हो A to Z। मैं हमेशा ही मान के चलता हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड। यही कारण था कि रिज भी समझाई मैंने आपको, बेसिन भी समझाया, उनके नाम भी लिखाए। आगे बात समझ में? जबकि एनवायरमेंट का पार्ट क्या था कि आर्कटिक महासागर पिघल रहा है, और पिघल रहा है तो भाई इसके प्रभाव क्या होंगे, मेन टॉपिक तो ये था। बट फिर भी हमने इसको पूरे को कंप्लीट किया। ओके, चलो एक सेकंड, अब इसमें मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने होंगे, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने है। क्वेश्चन है, आर्कटिक बेसिन इज सेपरेटेड बाई। आर्कटिक बेसिन जो है इसको कौन विभाजित करता है? मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। आर्कटिक महासागर या आर्कटिक बेसिन को, पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, आर्कटिक बेसिन को कौन विभाजित करता है? हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, कौन विभाजित करता है? क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। आर्कटिक बेसिन को कौन विभाजित करता है? हाँ जी,
कौन विभाजित करता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? टाइम कम है, चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओके, नेक्स्ट। विच इज द सैलोएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे उथला महासागर, उथला मतलब कि हिंदी में कहा जाएगा कम गहरा महासागर कौन सा है? और कुछ ना तैयार करो ना, तो ये क्वेश्चन जरूर तैयार। अबे यार, सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट कनेक्ट आर्कटिक ओशियन टू अटलांटिक ओशियन? हिंदी में कहा जाएगा इसको आर्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर और कौन सा? अटलांटिक महासागर। इन दोनों को कौन जोड़ता है? बताओ जल्दी से, इन दोनों को कौन जोड़ता है? कौन सी स्टेट? ऑप्शन बताओ इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पढ़ाया था मैंने आपको, सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन? मैंने बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, अल्फा श्रेणी, श्रेणी नहीं कटक, अल्फा कटक किस महासागर में है? किस महासागर में स्थित है? अल्फा कटक किस महासागर में है? क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अल्फा कटक किस महासागर में है? जल्दी से आंसर क्या होगा? अल्फा कटक किस महासागर में है? आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा बी, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, खा गया टाइपिस्ट। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट इन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दो जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पढ़ा है भी है, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हाँ जी, हाँ भाई, आंसर क्या होगा? 5 जून। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे? विश्व पर्यावरण दिवस जो था, इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? बताओ, वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर बताओ इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट, आर्कटिक काउंसिल वॉज सजेस्टेड इन, आर्कटिक परिषद का गठन कब किया गया था? आर्कटिक परिषद का गठन कब हुआ था? आर्कटिक परिषद का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आर्कटिक परिषद का गठन कब हुआ था? बताओ।
सेवंथ का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। व्हाट इज हिमाद्री स्टेशन इन आर्कटिक ओशियन? व्हाट इज द हिमाद्री स्टेशन इन आर्कटिक ओशियन? मतलब हिमाद्री स्टेशन जो है, लैंग्वेज ही गलत कर दी। लैंग्वेज ये होनी थी कि हिमाद्री स्टेशन जो है वो किस देश का है? हिमाद्री स्टेशन किस देश का है? ठीक है ना, हिमाद्री स्टेशन किस देश का है? और यहां से वर्ड जो है ये कैंसिल है। हिमाद्री स्टेशन किस देश का है? तो आपका आंसर क्या होगा? रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज, शिट यार पागल हो गए, व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट क्या है? सोच समझ के आंसर बताना, बहुत सोच समझ कर बताना। सोच समझ कर आंसर बताना इसका क्या होगा, और डेफिनेशन से ही आप आंसर कर पाओगे इसका। मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, फालतू का दिमाग मत चलाना, गलत हो जाएगा। यहां पे पेज फंस रहा है किस किस में, ए सही होगा या बी सही होगा, ठीक है ना? हाँ भाई, बहुत सोच समझ कर बताना। एक बार डेफिनेशन याद कर लो माइंड में, फिर आप करेक्ट आंसर लगा पाओगे इसका। एक बार डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया परमाफ्रॉस्ट इज अ फ्रोजन ग्राउंड, नॉट ओनली वाटर। परमाफ्रॉस्ट इज अ फ्रोजन ग्राउंड, इसका मतलब पानी, केवल पानी नहीं है उसमें, पानी के साथ साथ क्या होगी? मिट्टी होगी। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है? अ लेयर ऑफ सॉइल और रॉक दैट हैज बीन फ्रोजन फॉर अ लीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 साल से मिट्टी या चट्टानों का वहां पे जमा हुआ होना। और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है केवल और केवल पानी, तो क्या केवल पानी होता है? नहीं, पानी के साथ साथ क्या होती है? मिट्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी नहीं होगा। और याद रखना, सी कौन बता रहा है इसको? सॉइल और रॉक दैट हैज बीन फ्रोजन इन द विंटर बट नॉट स्प्रिंग। मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहे होगे? क्योंकि मैंने वो 49% वाला बताया था। याद रखना, एक बात को ध्यान से सुनो, आर्कटिक ओशियन की बर्फ पिघल जाती है 49%। ये परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट नहीं पिघलेगा। और परमाफ्रॉस्ट पिघल भी रहा है तो इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। आगे बात समझ में? जो कि हमारे लिए कैसी है? खतरनाक है। ओके, तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करेंगे कि जो ये लेयर है वो किसकी लेयर है, तो आप मतलब ये लेयर कम से कम 2 साल तो हो ही हो, और याद रखना हर सीजन में रहेगी, पूरे साल रहेगी। सीजन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीजनल चेंज का। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन, अंबर नाया रिवर इज फ्लो इन। अंबर नाया जो रिवर है, ठीक है ना, अंबर नाया रिवर जो है वो कहां पर स्थित है? अंबर नाया नदी किस देश की है? रूस की है, अलास्का की है, कनाडा की है, यूएसए की है? कहां की है नदी? जल्दी बताओ। यार ठीक है, मैं क्वेश्चन हिंदी में भी तैयार करवा दूंगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट भी किया करो। आप खुद तो सोचो, ये चीजें पेड बैच में नहीं कर पाया मैं, अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूं। तुम्हारे वाले बैच में कम से कम चल तो रही है, और डेली ऐसे ही टॉपिक फिनिश होने के बाद क्वेश्चन लगवा दिया करूंगा मैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी, रसिया। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भाई घबराया मत करो, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसे देख के कोशिश किया करो उसका सेंस निकालने का, कुछ तो समझ आएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रीनलैंड, दूसरा है हवाई, और हवाई की राजधानी होनोलुलु, ठीक है ना। टोंगा, ये सुंडा आइलैंड होगा। सुंडा आइलैंड कहां पड़ता है? इंडोनेशिया। टोंगा कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर में। हवाई प्रशांत महासागर में। ग्रीनलैंड, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ग्रीनलैंड होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अलास्का एंड रसिया आर सेपरेट बाई, यानी कि अलास्का और दूसरा कौन सा?
दूसरा रूस। ये दोनों एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं, किस जल संधि के द्वारा? बताना जरा करेक्ट आंसर, 12 में का करेक्ट आंसर बताना जरा, किसके द्वारा अलग होते हैं? कुछ लोग आंसर कर रहे हैं इसमें बी, वेरी गुड। तुम्हारे लिए क्या किया जाए? है यही नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्यों भाई? जाना था कहीं और पहुंच रहे हो कहीं। बी आंसर करने वालों, अबे हाँ भाई बताओ जल्दी से। एक मिनट रुको, ब्रेक ले लूं मैं, 2 मिनट का, पानी वानी पी लूं। आंसर होगा इसका बेरिंग स्ट्रेट। समझाऊं ये? देखो, अरे बेरिंग जल संधि तो समझा चुका हूं, ये नीचे की दो नहीं बताइए, इनको समझ लो। ये न्यूजीलैंड की अगर हम बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड है, एक का नाम है नॉर्थ आइलैंड और दूसरे को कहा जाता है साउथ आइलैंड। इन दोनों आइलैंड के बीच में कौन सी जल संधि है? तो आपका आंसर क्या होगा? इस जल संधि को ही कहा जाता है कुक जल संधि या कुक स्ट्रेट। यानी न्यूजीलैंड के जो आइलैंड है नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में। और ये बास जल संधि किस किस के बीच है? तो ऑस्ट्रेलिया और, ये किस किस को अलग करती है? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप को अलग करती है ये। फ्रेम स्टेट बता चुके हैं आपको, बेरिंग स्टेट पढ़ा चुके हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। स्वेलबर्ड आइलैंड इज द आइलैंड ऑफ, स्वेलबोर्ड द्वीप जो है वो किस देश का है? बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। देखो, स्वेलबोर्ड, स्वेलबर्ड द्वीप जो है ये किस देश का है? बताओ जल्दी से, द्वीप किस देश का है? बताओ जल्दी से। वे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की तरह नहीं पढ़ाता मैं। एनवायरमेंट में ये लिखवा दूं पहले ही दिन आके कि ये वाला नेशनल पार्क यहां स्थित है, ये वाला यहां स्थित है। अभी ये तो दुनिया पढ़ रही है और पढ़ा रही है। चीजों को जितना ज्यादा डेप्थ में पढ़ो उतना मजा आता है। हाँ जी, किस देश का ये? 13th का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, एनवायरमेंट को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ो ना। अब अगर मैं आपको 2 लाइन में लिखा देता कि आर्कटिक महासागर पिघल गया और इससे अटलांटिक महासागर पे प्रभाव पड़ गया, खाक समझ आता। और ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो फिर याद ही करते रहना। एक बार में कंप्लीट बता दिया कि भाई आर्कटिक महासागर क्या बवाल है, अब आपके पास पूरी जानकारी आर्कटिक महासागर की। उससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज में भी आएगा ना, वो भी आपके ब्रेन में तुरंत बैठता जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया। मान के चलो न्यूज में जैसे आया था कुछ दिन पहले कि गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो प्रभावित हुई। गल्फ स्ट्रीम धारा, जल धारा क्या नाम है, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अच्छा वो सर जो उस दिन समझा रहे थे वो। ठीक है, हाँ जी। एक भाई का कमेंट आ रहा है, कुछ भी पढ़ा देते हो फालतू का। आपने अपने नाम के पीछे मैथ लिख रखा है, आगे बात समझ में, तो तुम्हारा फालतू लगना लाजमी है। भाई तुम पढ़ा रहे हो उसमें चतुर्भुज, ठीक है ना, अष्टभुज, षष्टभुज, तो मुझे भी तो वो फालतू लगेगा, पता नहीं क्या है ये। तुम्हारा कमेंट करना बनता है, मैं समझ पा रहा हूं, ओके। क्योंकि हमें जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती, अभी उर्दू में कमेंट लिख दो, मैं क्या कहूंगा, अबे पागल हो गया भाई, क्या कमेंट कर रहा है, उर्दू समझ ही नहीं आ रही। तो मुझे लगेगा कि क्या फालतू को कमेंट कर रहा है, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। ओके, आपका कमेंट करना बनता है। हाँ भाई, नार्वे होगा इसका आंसर। वर्ल्ड डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताओ जल्दी से। सर चीजें पढ़ने और पढ़ाने के लिए ना दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि चुपचाप सीधे चले आए, मार्कर उठा के पढ़ा दिया। पॉइंट उठाने पड़ते हैं, खुद भी दिमाग लगाना पड़ता है जब स्टूडेंट की समझ आता है।
सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लक्कडीप चागोस रिज, लक्कडीप चागोस रिज कहां स्थित है? हाँ भाई, ये मैंने बताई थी ना आपको, लक्कडीप चागोस कटक कहां स्थित है? लक्कडीप चागोस कटक कहां स्थित है? करेक्ट आंसर बताओ इसका। कहां स्थित है ये? कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। हाँ, ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था, कसम से भाई गॉड मजाक नहीं कर रहा। मैं जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन डाला था क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में, और ये अच्छी बात है, चलो कम से कम इतना तो है, आपको दुनियादारी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस आर्कटिक ओशियन दिखाई दे रहा है। जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आर्टिक ओशियन होगा, ठीक है ना? जैसे अल्फा का भी तो वही आंसर था, है? जितना जो कुछ था सबका आंसर वही था, ठीक? तो इसका आंसर ना तो ये है, ना ये है, और ये भी नहीं है, तो फिर क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। आगे बात समझ में? क्या है इसका आंसर? हिंद महासागर है। भाई आज के लिए इतना ही है। 15 क्वेश्चंस करा दिया आपको, यह भी बता दिया कि आर्कटिक महासागर के पिघलने का क्या बवाल चल रहा है, ये कैसे पिघलेगा, क्या होगा, और यह भी बता दिया कि कटक क्या है और कौन सी कटक कहां पर है, किसको विभाजित कर रही है, क्या कर रही है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह भी बता दिया कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, और वर्ल्ड ओशियन डे जो है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसकी लास्ट 2020 वाला जो था, इसकी थीम क्या थी। क्वेश्चन पहले ही शुरू किए मैंने आज, इसको और बढ़ा देंगे, करीब हर टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन तक कर देंगे। ओके, अब आर्कटिक ओशियन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, ये तक बता दिया कि पानी किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या है वो मैंने यहां ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पे जो है मैंने क्लासेस करवाई हुई हैं, और आप में से जो स्टूडेंट रहा होगा ज्योग्राफी स्पेशल बैच का, उसको अच्छे से पता होगा कि वहां पे हम लोगों ने इसको कम से कम 2 क्लास में पूरा किया था। परमाफ्रॉस्ट पे अब इसमें ओवरऑल क्या ध्यान में रखना है, परमाफ्रॉस्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आपको, अब वो टाइम चला गया कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ग्रहों की संख्या कितनी है, कि पीला ग्रह या नीला ग्रह क्या है। एनवायरमेंट में ये चीजें सबसे ज्यादा मेंशन करती हो ना। एनवायरमेंट में अब ये पूछा जाता आपसे कि चूहे को कौन खा गया और बिल्ली को कौन खा गया। दिखाओ क्वेश्चन ऐसे मुझे, कि अब जितने भी करंट में ढंग के एग्जाम हो रहे हैं, पीसीएस वगैरह का एग्जाम हो रहा है, या कोई भी केवीएस पीआरटी का पीजीटी का एग्जाम हो रहा है, उसमें पूछ रहा है आपसे कि बिल्ली को किसने खाया है फूड चेन पे, कौन किसको खा गया, क्या है वो क्वेश्चन कहां पूछे जा रहे हैं। अब तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल पार्क पे, बायोस्फीयर रिजर्व पे, वो विद में पढ़ाएंगे, उसको पूरा मैप से समझा समझा के कराएंगे, साथ के साथ क्वेश्चन भी लगवा देंगे। पिछली बार जो फ्री बैच लेके आए थे उसके क्वेश्चन नहीं लग पाए, नमूने इतने मान निकले कि कुछ भी लिख रहे थे वहां पे, और कुछ नहीं, झूठे बातें ये वो है। और फिर बैच जब कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर आलस सा भी आ जाता है, बोले यार क्या क्वेश्चन लगवा। इस बार इसी वजह से मैं साथ के साथ नया टॉपिक जब भी शुरू करेंगे जब पिछले टॉपिक के क्वेश्चन लगवा दिए जाएंगे। ओके, और कोई भी ऐसा है जो किसी अदर सब्जेक्ट का हो और जो समझने की कोशिश कर रहा हो, जिसके समझ ना आया हो? बाकी सारे लोगों की समझ आ गया, बढ़िया मस्त एकदम। अटलांटिक ओशियन पढ़ा दो। अरे अटलांटिक में कुछ होने तो जब ही तो पढ़ाएंगे। मुझे तो यार सच में, मैं अपना बता रहा हूं भाई, मुझे अगर 1-2 पॉइंट नए मिल जाए ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है जो हमें न पता हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि अच्छा ये है, ठीक है। नया होना चाहिए। अब ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नहीं बताती और वो ऊंचाई पता चली और सब ऊंचाई पता चल गई, वो नहीं। क्लाइमेटिक डिजास्टर जो चल रहा है, डिग्रेडेशन जो चल रहा है, उससे रिलेटेड कल की क्लास भी करवाऊंगा मैं। कल की क्लास में आपको यह बताऊंगा माइनिंग क्या होती है, कितने प्रकार से माइनिंग की जाती है, और इनके माइनिंग करने के क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं, इससे कैसे डिजास्टर हो रहा है। फिर ऐसे ही प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की बाल की खाल निकालेंगे, जैसे आज आर्कटिक की निकाली है। ओके, जैसे आज आर्कटिक की निकाली है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखूंगा मैं। क्लास का टाइम देख रहे हो, 2 घंटे होने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर सभी लोगों को। और हाँ यूट्यूब वालों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी क्लास में इतने अच्छे से क्लास कंप्लीट करने के लिए। मैं हर बार समझा के जाता हूं, कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया जो है ना, नॉलेज का एक विशाल भंडार है, जहां से भी मिल जाए ज्ञान लूटो, उठाते चलो।
अब दो ही ऑप्शन है आपके पास, लिमिटेड टाइम है, और उस टाइम में या तो आप ये देख लो कि ये महान है वो महान है। मैं तो कहता हूं भाई कोई महान नहीं है, सब बराबर होते हैं, कोई थोड़ा पढ़ा रहा है कोई कम पढ़ा रहा है, सब बढ़िया है, सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। आपका काम है नॉलेज को उठाना, या तो नॉलेज उठा लो या फिर आप अच्छा बुरा ये वो दुनिया के जंजाल में फंस लो। ठीक, तो जहां से जो ज्ञान मिल जाए अपने लूटते रहो आराम आराम से। आप लोगों ने इतनी देर क्लास की, बढ़िया तरीके से पढ़ा, और हाँ डेली क्लास होगी, मैं आपको बता दूं ऐप पर डेली होगी, यहां पे जब जब मैं फ्री होऊंगा तो लंबी लंबी क्लास में लेता रहूंगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में देखता हूं यूट्यूब पर होगी या नहीं होगी, बाकी ऐप पर तो होगी होगी। कंटिन्यू करो इस बैच को, कम से कम 45 से 50 घंटे तक लेके जाएंगे विद क्वेश्चंस। और 40 से 45 घंटे तो यार मैं कंटेंट का टाइम बता रहा हूं, क्वेश्चन का मुझे भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा इनमें।